हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं इंटरनल ट्रेड होता क्या है। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब भी आप किसी सामान को खरीदते हो या बेचते हो एक कंट्री में रहकर, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया में रहकर इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर सामान खरीद लो या बेच लो, उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। बट अगर आप इंडिया में रहकर दूसरी कंट्री से सामान परचेज करते हैं, वो हमारा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो हम किसी एक सिंगल कंट्री की बाउंड्री में रहकर सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंडिया में आप सामान कहीं से भी खरीद लो, वो इंटरनल ट्रेड ही कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर कहते हैं आप क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं कंट्री की बाउंड्री में रहकर। इंडिया की बाउंड्री में रहकर कहीं से भी सामान खरीद लो, वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। आइए इसके फीचर्स पे बात करते हैं हम। पहला फीचर, ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर जो भी ट्रेड करा जाता है बाउंड्री के अंदर रह के ट्रेड करा जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। जो ट्रेड एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रहकर हम ट्रेड करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज कैरिड ऑन विद इन अ सिंगल कंट्री। एक सिंगल कंट्री, इट मीन्स जहाँ जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसी कंट्री के अंदर सामान को खरीदना है या बेचना, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। बट अगर आपने जैसी बाउंड्री क्रॉस कर ली उस कंट्री की, वो कहलाएगा फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। तो अभी तो हम इंटरनल ट्रेड पढ़ रहे हैं, तो हमारी इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन ये होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सामान को बाय करते हैं या सेल करते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अब एक कंट्री की बाउंड्री में रह के सामान को खरीदना या बेचना, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। सेकेंड फीचर आपसे कहते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक बेनिफिट ये होता है इंटरनल ट्रेड का, आप सामान को खरीद सकते हो या बेच सकते हो फ्रीली। अगर आपको सामान आज खरीदना है, मान लेते हैं महाराष्ट्र से आपको सामान आज खरीदना है, आप आज के दिन क्या कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो और आज के दिन उसकी डिलीवरी, वरना कल क्या होगी उसकी डिलीवरी आ जाएगी। तो यहाँ पर फ्री मूवमेंट होती है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सामान यहाँ पर कहीं से भी कहीं क्या हो सकता है, मूव कर सकता है इंडिया की बाउंड्री के अंदर रहकर, कोई बड़ी रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर नहीं होती है। बट यही अगर सामान आप यूएस से, अमेरिका से खरीदते हैं, वो सामान आपके पास एक दिन के अंदर नहीं आएगा। तो आपसे कहते हैं देयर इज़ नो ऑफन रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ऑन द सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, सामान को खरीदना या बेचना, यहाँ पर कोई भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। थर्ड आपसे कहता है डीलिंग इन लोकल करेंसी। अगर आप इंटरनल ट्रेड कर रहे हो तो आप अपनी खुद की जो कंट्री है उसी करेंसी में पेमेंट करोगे आप। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इधर रुपी चलती है, आप रुपी के अंदर क्या करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, वो हमारा होता है इंटरनल ट्रेड। अंडर इंटरनल ट्रेड द डीलिंग्स आर इन नेशनल करेंसी। यहाँ पर जो भी डील करी जाती है, सारी की सारी डील आपकी नेशनल करेंसी में डील करी जाती है। जो भी उस नेशन की जो करेंसी होती है उसमें डील करी जाती है। तो इतना समझ आ गया होगा, इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो एक जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर सामान को खरीदना है बेचना, वो इंटरनल ट्रेड कराता है। स्टेट में खरीद सकते हैं, स्टेट टू स्टेट, अगर आप दिल्ली में रह के पंजाब से सामान खरीद रहे हो तब भी वो इंटरनल ट्रेड ही कहलाएगा। फीचर हमने पढ़ लिए। पहला फीचर आपसे क्या रहता है, ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर रह के आप सामान को खरीद रहे हो बेच रहे हो। सेकंड फीचर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पर क्या होता है, सामान फ्रीली मूव करता है, कोई इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है इंटरनल ट्रेड के अंदर। थर्ड डीलिंग इन लोकल करेंसी, यहाँ पर जो भी डील करी जाती है लोकल करेंसी, इट मीन्स रुपी में डील करी जाती है अगर इंडिया की बात करो। नेक्स्ट आप आगे आपसे कहते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं। पहला आपसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, सेकंड आपसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, थर्ड आपसे कहता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला आपसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेड होता क्या है आप देखते हैं। डायरेक्ट ट्रेड, when producers sell their goods directly to the consumer and not through the mediator is called the direct trade। ऐसा ट्रेड, आप सामान को बनाते हो और आप ही क्या करते हो, लोगों के घर जाकर देकर आते हो, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रेड।
जैसे मान लेते हैं आपने कोई अपने घर में कोई सामान बनाया और आपने सीधे कंज्यूमर के घर जाकर खुद ही आप दे के आए हो, अपने हाथ से दे के आए हो, उसको कहते हैं हम डायरेक्ट ट्रेड। इसमें कोई बीच में मेडिएटर नहीं होता, इसमें कोई बीच में ब्रोकर नहीं होता बेचने वाला। आप ही सामान को बनाते हो और आप ही क्या करते हो, दूसरों के घर जाकर देकर आते हो। आपने किसी को बीच में हायर नहीं कर रखा, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रेड। कुछ फ़ायदे भी होते हैं डायरेक्ट ट्रेड के, एक करके समझते हैं। देखिए, आपसे कहता है नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। यहाँ पर क्या होता है कि आप स्कार्सिटी, इट मीन सामान को अपना होर्डिंग नहीं करते हो, जमाखोरी नहीं करते आप। अगर आप सामान बना रहे हो तो आप तो चाहते ही हो जैसे ही मैंने सामान बनाया तभी मेरा सामान क्या हो जाए, बिक जाए। When the goods are sold through mediator, बट अगर यही सामान आपने बनाया होता और किसी के थ्रू भिजवाते, शायद वो उसके घर ना दे के आता, वो सामान खुद ही अपने पास रखता रहता और अपनी जेब से निकाल के पैसे आपको देता रहता वो। और वो एक लेवल ऐसा ला देता, आपसे तो सामान खरीदता रहता बट कस्टमर को बेचता ही नहीं। क्यों? वो मार्केट में ना डिमांड बहुत ज़्यादा लाना चाहता है। वो आप क्या करोगे, एक लेवल आओगे, आप थक जाओगे सामान को बनाना, आप बंद कर दोगे सामान को बनाना, पर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। तब वो क्या करेगा, तब वो उसको महंगे दामों पर बेच देगा। ठीक है, जैसा आपको था रिसेंटली लास्ट ईयर टमाटर का हुआ था। टमाटर कितने महंगे हो गए थे। किसान क्या कर, जो बीच के मेडिएटर थे, जो ब्रोकर थे, जो टमाटर खरीद के जो शहरों में आके बेचते थे, वो क्या करते थे, किसानों से खरीद तो रहे थे सस्ते दामों पर, बट अपने पास वो होर्डिंग रख रहे थे, कंज्यूमर को बेच ही नहीं रहे थे। क्यों? वो उनको पता था टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक नेसेसरी है, जो इंसान उसको बाय करते ही करता है। वो चाहते थे कि लोग क्या उसको, मतलब मार्केट में ये न्यूज़ आ जाए कि टमाटर है ही नहीं। उन्होंने किसानों से सारा टमाटर खरीद लिया था। पता है फसल तो ख़राब हो गई है, किसान को उगाने में टाइम लगेगा, कंज्यूमर को खरीदना है तो हमारे से जो बचा वो खरीदना पड़ेगा। वो कंज्यूमर को बेच ही नहीं देते। क्यों? कंज्यूमर क्या करेगा, अपना प्राइस बढ़ाता चल जाएगा। पहले 100 पे मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, वो भी कहेंगे हम 150 देने के लिए तैयार हैं। नहीं मिल रहा तो हम 200 देने के लिए तैयार हैं। ऐसे करते करते टमाटर का प्राइस 400 रुपये पहुँच गया था। तो यही कहते हैं सबसे अच्छा एडवांटेजेस यही है डायरेक्ट ट्रेड का, कि आप इसमें बीच में किसी को लेके ही नहीं आते हो। आप ही टमाटर उगाओगे और आप ही कंज्यूमर के घर दे के आओगे। आप बीच में होर्डिंग करने का मतलब ही नहीं होगा इसके अंदर। तो कहते हैं अगर आप सामान मेडिएटर के थ्रू बेच रहे होते तो आप क्या कर सकते थे, सामान की होर्डिंग्स कर सकते थे। आप सामान को शायद ना बेचते मार्केट में, बट यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। यही अच्छी बात है इसकी, कि आप बीच में मेडिएटर को लेके ही नहीं आते हो। बीच में आप किसी को बिचौलिया नहीं बनाते हो, आप सीधा आप खुद ही क्या करते हो, लोगों के घर जाकर सामान देकर आते हो। नेक्स्ट, डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। इधर जो सामान उगा रहा होता है ना, उसको डबल प्रॉफिट होता है। अब देखते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं टमाटर थे 150 रुपये किलो, किसान बेच रहे हैं 150 रुपये किलो, तो अगर वो वो खुद ना दे के आए, किसी के थ्रू दे के आए, एक बी पर्सन को हायर कर ले कि भाई ऐसे कर तू दे के आ, तो क्या होगा, जो वो कहेगा कि भाई मैं भी लूँगा 10 रुपये। तो अब टमाटर किसान को क्या करने पड़ेंगे, 160 रुपये के बेचने पड़ेंगे। 150 के टमाटर 10 रुपये उसकी कॉस्ट भी कंज्यूमर से लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पर क्या होता है, हम जो बी पर्सन है उसको लेते ही नहीं है। किसान क्या करेगा, खुद ही दिया आएगा कंज्यूमर के घर जाकर। तो कंज्यूमर को सामान क्या मिल जाएगा, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। और वो टमाटर 150 के ही मिलेंगे, 160 के नहीं, क्योंकि 10 रुपये की कॉस्ट किसान की बच रही है। तो वो क्या करेगा, उस 10 रुपये की कॉस्ट को बचाकर कंज्यूमर को सस्ते दामों पर 150 रुपये के हिसाब से बेच देगा। तो इससे क्या उसका प्रॉफिट इस तब होगा, क्योंकि जब वो कंज्यूमर को सामान सस्ते दामों पर मिल रहा होगा। जहाँ उनको पहले 160 रुपये मिलता था, वही उनको सामान अब 150 रुपये मिलेगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा। तो क्या करता है किसान, कहता है मैं किसी को बीच में लेके नहीं आऊँगा, मैं ही खुद क्या करूँ, कंज्यूमर के घर दे के आऊँगा। उसको प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर। यहाँ पर क्या होता है कि अब जस्ट हमने बात करी कि कंज्यूमर का ही फ़ायदा है, कंज्यूमर को सामान थोड़ा क्या होता है, सस्ता मिलता है। आपको पता है हमारे जो मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेडिएटर बढ़ते जा रहे हैं। सामान महंगा क्यों होता है, क्योंकि बीच में जितने लंबी चैन होगी इतना सामान महंगा होता चला जाएगा। जितनी लंबी चैन है उतना सामान क्या होता जाएगा, महंगा होता चला जाएगा, क्योंकि हर इंसान का प्रॉफिट कमाना है। और जितनी छोटी चैन होगी इतना प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा। और कंज्यूमर का भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंज्यूमर को सामान सस्ता मिल जाता है। अमेज़ोन जैसी बात करूँ तो अमेज़ोन के अंदर चैन बहुत छोटी सी है, प्रोड्यूसर और सीधा कंज्यूमर। तो कह सकते हैं चैन बहुत छोटी है, तो कह सकते हैं वहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हो रहा था। कंज्यूमर का प्रॉफिट है, कंज्यूमर को सामान थोड़ा सस्ता मिल जाता है,
क्योंकि बीच की जो ट्रांसपोर्टेशन, जो हर इंसान जो प्रॉफिट कमा रहे थे, पहले चैन थी ABCD, अब वो सब है ही नहीं। अब खाली ए प्रोड्यूसर और सी कस्टमर, सीधा सामान ए से सी के पास जा रहा है सीधा, बस बीच में कोई है ही नहीं प्रॉफिट कमाने वाला, सामान थोड़ा सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर। यहाँ पर कह सकते हैं बेनिफिट है, बट ये है कि अगर मैं सामान टमाटर जो वो बेच रहा था 150 रुपये किलो, तो मैं 150 के हिसाब से बेचूंगा, वो भी कैश में बेचूंगा, उधार में काम नहीं करूँगा। मैं कहूँगा भाई देखो, मैंने पहले आपको सामान मिलता था 160 रुपये का, मैंने उसको हटा दिया, अब मैं ही तुम्हारे घर देख के आता हूँ 150 रुपये का 1 किलो 150 रुपये का, तो आपको मुझे अभी पैसे देने पड़ेंगे, मैं उधारी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर एक बेनिफिट है कि मुझे जब मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ किसी बिजनेस के अंदर, तो मुझे कंज्यूमर तभी पैसा हैंड टू हैंड दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे टमाटर सस्ता मिल रहा है, तो मुझे करना पड़ेंगे हैंड टू हैंड पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भी कंज्यूमर को पता होता है। तो डायरेक्ट ट्रेड वही ट्रेड होता है, आप सब बना रहे हो और आप ही का करके आओगे, कंज्यूमर के घर दे के आओगे, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रेड। पहले हमने एडवांटेजेस पढ़ लिया। नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, यहाँ पर क्या होता है, सामान कुछ भी महंगा, मतलब कि आप होर्डिंग नहीं कर सकते, सामान को इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि आप ही बना रहे हो, आप ही कंज्यूमर के घर जाकर दे आओगे, यहाँ पर आप सामान की जमाखोरी नहीं करते हो। सेकेंड, आप क्या करते हो, यहाँ पर डबल प्रॉफिट कमाते हो, क्योंकि आपने क्या करा, सामान सस्ता करके कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेगा, और वो अगर ज़्यादा डिमांड करेगा तो आपको तो प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। इससे प्रॉफिट कंज्यूमर का भी हो रहा था, कंज्यूमर को सामान 10 रुपये सस्ता मिल रहा था, कंज्यूमर के फ़ायदा है। जितनी लंबी चैन होगी इतना कंज्यूमर को नुकसान होगा, क्योंकि कंज्यूमर को उतना एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। लास्ट आपसे कहता है बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास एक बेनिफिट है, यहाँ पर आप कैश सेल कर सकते हो। बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर मीन्स कि यहाँ पर क्या करते हो, आप कैश सेल करते हो, आप जैसे सामान कंज्यूमर घर दे के आओगे तभी क्या करते हो, हैंड आपको पैसा दे देगा। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट अब आता है इनडायरेक्ट ट्रेड क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा डायरेक्ट ट्रेड, आप उगाओगे, आप ही कंज्यूमर घर दे के आओगे, बट नहीं, इनडायरेक्ट ट्रेड यही ट्रेड होता है, इसमें आप हेल्प लेते हो मेडिएटर की, इसमें करते हो आप हेल्प लेते हो मेडिएटर की। मेडिएटर में भी 3 पार्ट्स होते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड्स के अंदर। पहला आपका आता है होल सेलर। पहले क्या करता है, प्रोड्यूसर सामान को उगाता है और होल सेलर को पकड़ाता है, होल सेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को देता है। तो इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं कि सामान को खरीदते हो, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो खुद दे के नहीं आएगा घर पे, क्या करेगा, किसी एक होल सेलर को हायर कर लेगा, होल सेलर दुकान वाले को दे के आएगा, दुकान वाला क्या करता है, कंज्यूमर को बेचता है। इसमें मीडिएटर बीच में आते हैं। आगे आपसे कहते हैं थ्रू रिटेलर्स। अब कहते हैं थ्रू रिटेलर्स क्या होते हैं, दिस मेथड इज़ यूज इन केस ऑफ हाईली पेरिशेबल गुड्स। ऐसा सामान जो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसमें लंबी चैन हम रख ही नहीं सकते। दूध जैसी जो चीज़ है, अगर दूध बेचना है तो उसमें चैन छोटी होनी ज़रूरी है, जितनी बड़ी चैन होगी इतना टाइम लगेगा कंज्यूमर तक पहुंचने में, चैन छोटी होगी इतना अच्छा रहेगा, जल्दी सामान कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। अगर आप रिटेलर के थ्रू बेचते हो तो प्रोड्यूसर सामान किसको बेचेगा, रिटेलर को, रिटेलर सीधा बेच देगा कंज्यूमर को। नेक्स्ट आपसे कहता है थ्रू एजेंट्स। इन दिस मेथड द प्रोड्यूसर डज नॉट सेल हिज गुड्स। अब इसमें क्या होता है, एजेंट्स में ना ही आप होलसेलर की हेल्प लेते हो, ना ही आप रिटेलर की हेल्प लेते हो, यहाँ पर आप हेल्प लेते हो खाली एक एजेंट्स की। सबसे बेस्ट एग्जांपल अमेज़ॉन। अगर आप जब भी कभी सामान परचेस कर रहे होते हो, इट मीन्स आप सीधा कंपनी से सामान परचेस कर रहे हो, कंपनी से सामान खाली सीधा आपके पास आ रहा है, बट कंपनी वाले तो देने आते नहीं है, कंपनी वाले ने एक एजेंट हायर कर रखा है जिसका नाम है अमेज़ॉन। वो क्या करते हैं, आपके घर आकर आपको सामान डिलीवर कर देते हैं। तो कह सकते हैं कंपनी कर लेती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं सामान। अब ये मत कहना कि ये भी डायरेक्ट ट्रेड है, बट नहीं, डायरेक्ट ट्रेड वो ट्रेड था जिसमें जो बना रहा है वही दे के आएगा घर पर, बट इसमें ऐसा नहीं है, वो दे के नहीं आएगा, किसी एजेंट को हायर कर लेगा। जैसे कि अमेज़ोन जो आपके घर पे डिलीवरी देने आते हैं, वो एक एजेंट हायर कर लेते हैं, एक सामान बन रहा है सीधे कंज्यूमर के पास आ रहा है, बट मालिक नहीं आ रहा, वो किसको भेज रहा है, एजेंट को भेज रहा है, वो होता है आपका थ्रू एजेंट। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। इतना तो हमने पढ़ लिया कि क्या बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड क्या होता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब आता है लोकल ट्रेड क्या होता है, स्टेट लेवल ट्रेड क्या होता है, नेशनल लेवल ट्रेड क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। देखते हैं
कहता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। लोकल लेवल ट्रेड, लोकल लेवल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो एक गांव के आसपास में सामान उगता है, बनता है और गांव के आसपास में ही बिक जाता है, उसको हम कहते हैं लोकल लेवल ट्रेड। इट मीन्स जहाँ पर सामान बन रहा है उसके नियर बाय में सामान, उसके नियर बाय इलाके में भी, उसके आसपास के इलाके में ही वो सामान क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, उसको हम कहते हैं लोकल लेवल ट्रेड। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट लेवल ट्रेड। ऐसा सामान जो स्टेट टू स्टेट खरीदा जाता है, स्टेट टू स्टेट खरीदा जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेट लेवल ट्रेड। आर ट्रेड दैट इज कैरिड ऑन अ वेरियस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। दिस गुड्स चीफली इंक्लूड ग्रेन्स एंड पल्ट्री यूटेंसिल्स। कैसे कह सकते हैं, हमारी दिल्ली के अंदर बर्तनों की बहुत बड़ी मार्केट है, सदर बाज़ार, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि महाराष्ट्र से या एमपी से, मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं दिल्ली के अंदर सदर बाज़ार में, यहाँ से क्या करते हैं, बर्तन खरीदते हैं और अपने स्टेट में जाकर बेचते हैं। अब जो डील हो रही है स्टेट टू स्टेट में, मध्य प्रदेश से दिल्ली के बीच में डील हो रही है, उसको हम कहते हैं स्टेट लेवल ट्रेड। अब एक आता है नेशनल लेवल ट्रेड। आर ट्रेड इट इज़ कैरिड ऑन स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। दिस इज़ यूजुअली कैरिड ऑन चिफली इन शुगर, क्लॉथ, मशीनरी। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल। एप्पल उगता तो जम्मू कश्मीर में पर बिकता पूरी कंट्री के अंदर है, उसको हम कहते हैं नेशनल लेवल ट्रेड। कि एक दो जगह उगता है और पूरे नेशन में बिकता है, उसको हम कहते हैं नेशनल लेवल ट्रेड। तो हमने देखा लोकल लेवल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो हमारे कंट्री के, एक स्टेट के, एक गांव के आसपास उगता है और उसके आसपास ही बिक जाता है, उसको हम कहते हैं लोकल लेवल ट्रेड। जैसे कह सकते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे जो यहाँ पर जो बिकते हैं वो हमारे घरों के आसपास ही बन रहे होते हैं और हमारे घर के आसपास ही बिक जाते हैं। ये नहीं कि दूसरे स्टेट से बन के आते हैं, वो हमारे घर के आसपास बनते हैं। मिठाइयाँ हो गई, मिठाइयाँ घर के आसपास ही बनती है, घर के आसपास ही बिक जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट लेवल ट्रेड। क्या होता है, जब क्या होता है दो स्टेट्स के बीच में डील करी जाती है, सामान दो स्टेट्स के बीच में खरीदा जाता है। जैसे बताया आपको मैंने, लोग मध्य प्रदेश से दिल्ली के अंदर आते हैं सदर बाजार के अंदर बर्तन खरीदने के लिए और अपने स्टेट में ले जाते हैं उसको बेचने के लिए। नेशनल लेवल ट्रेड जो एक जगह उगता है या दो या तीन जगह उगता जा सकता, बट वो बिकता पूरी कंट्री के अंदर है। बताया आपको मैंने, एप्पल जम्मू जम्मू कश्मीर में उगता है पर बिकता पूरी कंट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं नेशनल लेवल ट्रेड। आगे समझते हैं। अब आपका ये भी हो गया, लास्ट आपका बचता है बस खाली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। यही है जो थोड़ा पेपर में इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है आपका होलसेल और रिटेल के बारे में। देखते हैं करके समझते हैं। देखिए इनके ऊपर फुली एक्सप्लेनेशन भी है, अभी आगे चलकर देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, होलसेल ट्रेडर आ होलसेल ट्रेड परचेज गुड्स इन द ह्यूज क्वांटिटी। क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी सामान को परचेज करते हैं एंड क्या करते हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दुकानों पर जाकर। बड़ी क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में सामान को परचेस करते हैं एंड छोटी छोटी दुकानों पर बेच आते हैं, उनको हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। अभी इसको वैसे अच्छे से समझेंगे। अब आता है आपका रिटेल ट्रेड। आर रिटेलर परचेजर गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट होलसेलर। ये क्या करते हैं, रिटेलर इनसे सामान को खरीदते हैं, होलसेलर से सामान को खरीदते हैं और अपनी शॉप में लाकर सामान को कर देते हैं, बेच देते हैं, उसको हम कहते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब भी क्या करता है कि कोई दुकान वाला किसी होलसेलर से खरीदता है और उसको फिर कंज्यूमर को बेच देता है, उसको हम कहते हैं रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है, रिटेल ट्रेड थोड़ा छोटी क्वांटिटी में होता है, दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। ये था आपका जो आपके रिलेशनशिप्स थे और कह सकते हैं टाइप्स ऑफ जो आपके ट्रेड्स थे, जो टाइप्स ऑफ जो आपके इधर थे ना, ये टाइप्स ऑफ इंटरनेट ट्रेड, वो आपके यही थे, ये टाइप्स ऑफ इंटरनेट ट्रेड। आइए नेक्स्ट समझते हैं आगे टॉपिक। देखिए अब आपका आता है होलसेल ट्रेड। क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स और सर्विस आर बॉट इन बल्क फॉर्म। यहाँ पर क्या होती है, सामान खरीदा या बेचा जाता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, उसको हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड खरीदते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में। पहले फीचर्स पे आते हैं। इसका पहला फीचर तो यही होगा कि यहाँ पर जो भी सामान खरीदा जाता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाता है। द होलसेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, आपको भी पता है। तो
ये हमेशा डील करता है एक ही टाइप के गुड्स में। ये जो होलसेलर ना हमेशा एक ही टाइप में काम करता है, ये नहीं कि हर चीज़ में काम करता है। वो काम करेगा तो खाली बिस्किट की प्रोडक्ट्स में काम करेगा तो पल्सेस में काम करेगा, या राइस। आपने देखा होगा क्या बोलते हैं वो जो होलसेलर होते हैं चावलों के, उनके पास चावल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट होते चावल ही है बस खाली उनके पास। बट होते अलग अलग टाइप्स के चावल हैं, अलग अलग प्राइस के, अलग अलग क्वालिटी के चावल होते हैं, राइस होते हैं, उनको कहते हैं होलसेल ट्रेड। तो पहला ये है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं। दूसरा ये है कि हमेशा ये स्पेशल गुड्स में काम करते हैं, हर चीज़ में काम नहीं करते ये। थर्ड, ये यूजुअली परचेज करते हैं कैश एंड सेल ऑन क्रेडिट। ये हमेशा खरीदते तो है हमेशा कैश में ही है, पर बेचते ज़्यादातर है उधार में है। खरीदते तो ये है कैश में, पर बेचते ज़्यादातर ये उधार में, होलसेल ट्रेड। मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर होलसेल ट्रेड। होलसेलर बनने के लिए पैसा बहुत चाहिए, क्योंकि आपको सामान कैसे खरीदना है, उधार कैश खरीदना है, पर बेचोगे आप कैसे, उधार पे। तो इसमें आपको अपना खुद का पैसा कुछ समय के लिए लगाना पड़ता है। आगे समझते हैं। अब आपसे कहते हैं सर्विस ऑफ होलसेलर। होलसेलर क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, रिटेलर को या मैन्युफैक्चरर को। समझते हैं। आपको पता है एक क्या होता है हमारे पास, मैन्युफैक्चरर जो सामान को बनाता है, एक होता है होलसेलर, इधर बैठा होता है रिटेलर। अभी क्या करके समझना है, पहले आपसे कह रखा है कि सर्विस टूवर्ड्स प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, कि होलसेलर क्या सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर को। होलसेलर क्या सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर को, देखिए समझते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। होलसेलर का काम क्या होता है, सारा दिन रोड्स पर घूमता रहता है, दुकानों से डिमांड इकट्ठी करता है। किसी से 50 बिस्किट की डिमांड लेता है, तो किसी से 60 बिस्किट की डिमांड लेता है, तो किसी से 5 बिस्किट की डिमांड लेता है। इन सब डिमांड को इकट्ठा कर कर वो कहाँ आता है, मैन्युफैक्चरर के घर पास आता है, और क्या करता है, उसको डिमांड लिखवाता है। और मैन्युफैक्चरर करता है ये सारी डिमांड बनाता है, और फिर किसको बेच देता है, वो होलसेलर को बेच देता है। तो कह सकते हैं होलसेलर बहुत हेल्प कर रहा है मैन्युफैक्चरर की, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो अपनी कंपनी के अंदर बैठा हुआ है, डिमांड इकट्ठी कौन करके ला रहा है, होलसेलर। तो होलसेलर होते क्या हैं, जो क्या करते हैं, डिमांड को इकट्ठा करते हैं फॉर दी मैन्युफैक्चर के लिए क्या करते हैं, डिमांड की इकट्ठी, बाहर सारे दिन घूमते रहते हैं, वहाँ से डिमांड इकट्ठी करके लाते हैं, और क्या करते हैं, इनको ये तो पास कर देते हैं फिर आगे। नेक्स्ट आपसे कहता है एक्टिंग एज अ मिडल मैन। मैन्युफैक्चर सॉरी जो होलसेलर होता है वो हमेशा क्या होता है, मिड वैल्यू में काम करता है। इट मीन्स होलसेलर हमेशा मैन्युफैक्चर रिटेलर के बीच में बैठता है, मैन्युफैक्चर और रिटेलर के बीच में बैठता है हमेशा ये। मैन्युफैक्चर रिटेलर के हमेशा बीच में बैठता है, तो कह सकते हैं एक्टिंग एज आ मिडल मैन। हमेशा करता है होलसेलर मिडल मैन की तरह काम करता है। मैन्युफैक्चर सामान खरीदता है और रिटेलर को पास करता है, बीच में बैठा रहता है। एक जगह सामान खरीदता है, दूसरी जगह सामान को बेच देता है, मिडल मैन की तरह क्या करता है, काम करता है। प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल हेल्प। कई बार मैन्युफैक्चर के पास पैसा नहीं होता। अगर मान लेते हैं बिस्किट की 200 बिस्किट की डिमांड्स आई है, बट मैन्युफैक्चर के पास 200 बिस्किट्स बनाने के पैसे नहीं है, तो वो पैसा किससे लेंगे, होलसेलर से लेते हैं, कि भाई तुम हमारे को पैसा दे दो, कि तुम हमारे को पैसे दे दो 200 बिस्किट्स का, तो हम क्या करेंगे, बना के आपको दे देंगे, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, आप मुझे पैसे दे दो, बना के दे देता हूँ। तो होलसेलर को पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट कमाना है, वो उससे खरीद के आगे बेचेगा। तो क्या करता है कि होलसेलर मैन्युफैक्चर की पैसों में भी हेल्प करता है। आगे समझते हैं। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स। होलसेलर का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, दुकानों पर जा जाकर बैनर्स लगाते हैं। मैन्युफैक्चर क्या करता है, सामान को बना देता है, और किसको पकड़ा देता है, ये जो आपका होलसेलर होता है, कहते हैं तुम जा तो रही हो रिटेलर की शॉप पे, क्या कर देना, वहाँ पर जाके बैनर लगा देना। मैन्युफैक्चर खाली बैनर को बनाता है, चिपकाता कौन है उसको, रिटेलर चिपकाता है। तो रिटेलर का काम क्या होता है कि बैनर्स को क्या कर देना, चिपका देना, पेस्ट कर देना बैनर को दुकानों पर जा जाकर। तो होलसेलर का ये भी काम है कि मैन्युफैक्चर से बैनर को उठाता है और दुकानों पर जाकर लगा देता है। इसका ये भी बेनिफिट है, ये भी उसको सर्विस देता है मैन्युफैक्चर को। और कैसे हेल्प करता है ये ना स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। स्टोरेज फैसिलिटी इट मीन्स कि ना होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चर से बहुत सारा सामान एक बारी में खरीद लेता है, और थोड़ा थोड़ा करके करता है सामान को बेचता है, किसको, रिटेलर को। अपने पास एक गोडाउन बना लेता है,
मैन्युफैक्चर गोडाउन नहीं बनाता, ना क्या बोलते हैं दुकान वाले रिटेलर बनाते, गोडाउन बनाता कौन है? होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चर से बहुत सारा सामान एक बारी में खरीद लेता है और थोड़ा थोड़ा सामान क्या करता रहता है, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आगे बेचता रहता है। तो वो स्टोरेज फैसिलिटी भी करता है। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? मैन्युफैक्चर का। मैन्युफैक्चर को क्या नहीं करना पड़ रहा? मैन्युफैक्चर को क्या नहीं करना पड़ रहा? अपने पास एक गोडाउन बनाना नहीं पड़ रहा। गोडाउन बनाता कौन है? होलसेलर। होलसेलर कहता है मैं कहूँगा तभी आपको सामान बनाना, कहता है ठीक है। जब होलसेलर कहता है सामान बनाने के लिए तभी मैन्युफैक्चर सामान बना देता है और अगले दिन होलसेलर उसकी डिलीवरी अपने घर ले जाता है, डिलीवरी घर ले जाता है, गोडाउन में रख देता है। जब डिमांड आती रहती है उसको बेचता रहता है। तो मैन्युफैक्चर का फ़ायदा है, उसको अलग से गोडाउन खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किसने खरीद रखा होता है गोडाउन? होलसेलर ने। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं कि होलसेलर मैन्युफैक्चर की मदद कैसे करता है। पहले हमने देखा कि ये डिमांड इकट्ठी करके लेके आता है। दूसरा, हमने देखा है मिडिल मैन की तरह काम करता है, बिल्कुल बिचौलिए की तरह काम करता है, कि बीच में बैठा रहता है, इधर से खरीदता है उधर को बेचता है ये। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प, क्या करता है ये? पैसों में मदद करता है किसकी? कह सकते हैं मैन्युफैक्चर की, कि अगर मैन्युफैक्चर के सामान बनाने के पैसे नहीं होते तो होलसेलर अपनी जेब में से निकाल के उसको दे देता है कि ये लो पकड़ो पैसे और क्या कर लेना, सामान बना लेना। फोर्थ, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन एडवर्टाइजिंग कोड्स, होलसेलर ये भी हेल्प करता है कि मैन्युफैक्चर बैनर बना तो देता है, होर्डिंग जो दुकानों के ऊपर लगी हुई होती है, बोर्ड लगा हुआ होता है, ये मैन्युफैक्चर बना तो देता है बोर्ड को, बट उसको लेके कौन जाता है? हमेशा होलसेलर लेके जाता है। ये भी हेल्प कर रहा है होलसेलर उसकी। स्टोरेज फैसिलिटी भी हेल्प करता है, गोडाउन वो खुद खरीदता है, मैन्युफैक्चर से कहता है तुम मत खरीदो गोडाउन, गोडाउन मैं खरीदूंगा, तुम बस खाली मुझे सामान बना के देते रहो। उनकी ऐसे भी मदद कर रहा है कि उनको गोडाउन खरीदने को नहीं कह रहा है ये। आगे देखते हैं, ये अलग छोड़ दो आप, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब कहता है कि अब ये यही होलसेलर रिटेलर को सर्विस का देता है। अभी होलसेलर ने बहुत सारे सर्विस मैन्युफैक्चरर को दी है, अब यही होलसेलर रिटेलर को सर्विस का देता है। समझते हैं। कहता है सर्विस टूवर्ड्स रिटेलर्स। पहले तो ईजी सप्लाई ऑफ गुड्स, एक मिनट लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। अभी तो हमने पढ़ा था कि होलसेलर बहुत मदद कर रहा था मैन्युफैक्चरर की। अब ये क्या किसकी भी हेल्प करता है? रिटेलर की भी हेल्प करता है ये। पहली हेल्प कैसे कर रहा है देखिए। कहता है इजी सप्लाई ऑफ गुड्स, सामान को बड़े आराम से करता है, सप्लाई करता है ये। कि इट मीन्स जब भी रिटेलर को चाहिए होता है, बस होलसेलर को एक बार सुबह कॉल कर देता है कि मुझे शाम तक 200 बिस्किट के पैकेट चाहिए, तभी होलसेलर के पास तो गोडाउन होता ही है, गोडाउन में इकट्ठा करके रखता ही है। वो क्या करता है, शाम तक 200 बिस्किट के पैकेट उसके पास लाके रख देता है। तो कह सकते हैं रिटेलर को ज़रूरत नहीं है इतने सारे बिस्किट इकट्ठे करने की, इसके यहाँ पे इकट्ठे कौन करता है? होलसेलर। होलसेलर कहते हैं तुम मत ज़्यादा इकट्ठे मत करो, तुम मत करो, मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, तुम्हारे जब भी जरूरत हो ना तुम मेरे से मांग लेना बस खाली। फाइनेंशियल हेल्प, अभी ये होलसेलर अभी तो हमने देखा था मैन्युफैक्चर की हेल्प कर रहा था, उसको पैसे दे रहा था। इसकी हेल्प कैसे करता है? हमने स्टार्टिंग पढ़ा था होलसेलर में कि ये ना सामान खरीदता तो कैश में है पर बेचता उधारी में भी है। जब अगर ये सामान रिटेलर को बेच रहा है तो ये सामान उधारी में भी बेचता है। अगर रिटेलर के पास पैसे नहीं है तो कहेगा कोई बात नहीं, तुम मेरे से सामान ले लो, बाद में दे देना पैसे, मुझे अभी पैसे नहीं बत दो, कोई नहीं बाद में आप दे देना। रीजनेबल प्राइस, होलसेलर क्या करता है, कोशिश करता है मैं क्या कर सकूँ रिटेलर को सामान सही दाम पर बेच सकूँ। बेनिफिट एडवर्टीजमेंट, याद होगा कि मैन्युफैक्चरर ने बोर्ड बना के दे दिए थे, अभी बोर्ड को लगाएगा कौन? ऑफिस है, होलसेलर। होलसेलर लेके तो होलसेलर आएगा, होलसेलर लाएगा और किसके बाहर लगा देगा? रिटेलर की शॉप के बाहर लगा देगा। तो कह सकते हैं जो आपकी दुकान थी, आप जो रिटेलर थे, आपको ज़रूरत ही नहीं है सामान को एडवर्टाइज करने के लिए। क्यों? होलसेलर अपने साथ लेके तो आया बोर्ड, वो लगा तो रहा है बोर्ड, तो होलसेलर ये भी मत कर, ये भी कह सकते हैं हम क्या बोलते हैं, मदद करता है रिटेलर की। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, नई इन्फॉर्मेशन लेके आता है। जब भी अगर होलसेलर आता है ना, जब नया सामान लेके आता है तो साथ में इन्फॉर्मेशन लेके आता है, वो सब इन्फॉर्मेशन किसको समझाता है? रिटेलर को। मान लेते हैं जैसे कि अभी फ़ोन लॉन्च हुआ था iPhone 15 Pro Max, उसमें कुछ नए फीचर्स तो होंगे, दुकान वाले भी एक बड़े होलसेलर से तो खरीदते हैं। जब होलसेलर दुकान पे डिलीवरी देने आया होगा iPhone 15 Pro Max की, मान लेते 100 फ़ोन मंगवाए थे, वो 100 फ़ोन अगर कंपनी के अंदर आ रहे हैं
तो 100 फ़ोन के अंदर जो मतलब एक फ़ोन के अंदर जो फीचर्स हैं वो क्या करेगा, जो होलसेलर रिटेलर को समझाते जाएगा कि देखिए इस नए फ़ोन में ना ये फीचर आए हैं, कोई कंज्यूमर पूछ रहा है तो बता देना आप। तो होलसेलर ये भी मदद कर रहा है कि रिटेलर को पढ़ा के जा रहा है सही से इस चीज़ के बारे में कि क्या बोलते हैं इसके अंदर नए नए फीचर्स क्या हैं। आगे देखते हैं, यार आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि होलसेलर ना सोसाइटी की भी मदद करते हैं। सोसाइटी इट मीन्स हमारे कंज्यूमर की भी मदद करता है होलसेलर। पहली मदद क्या करता है, देखिए, कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। ये मार्केट का प्राइस कंट्रोल करता है। देखो अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्टिंग पढ़ा था टमाटर के बारे में, तो इसी के हाथ में है सामान का प्राइस बढ़ाना या कम करना। इसका मन करे ना बिस्किट का प्राइस आज ही बढ़ा सकता है। क्या करेगा, मैन्युफैक्चर से खरीद लेगा, रिटेलर को बेचेगा ही नहीं, सामान इकट्ठा करता रहेगा, गोडाउन उसके पास होता ही है, इकट्ठा करता रहेगा, बेचेगा ही नहीं रिटेलर को, रिटेलर के पास सामान आएगा नहीं। सुबह सुबह आप जाओगे अंकल से बिस्किट लेने, कहेंगे बेटा बिस्किट तो है ही नहीं हमारे पास, 5 रुपये वाला बिस्किट था, कहो अंकल मेरे से आप 7 रुपये ले लो, कम से कम अब तो दे दो बिस्किट, कहेंगे बेटा बिस्किट सच में नहीं है। तो यही दुकान वाला उसको कॉल करेगा कि भाई कंज्यूमर आ रहा है मेरे पास, वो मुझे 5 के लेकर 7 रुपये देने के लिए तैयार है। तो होलसेलर क्या करेगा, अब उसको देखेगा भाई मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अब क्या करूँगा मैं, मार्केट में 5 का बिस्किट 7 में निकाल देता हूँ मैं। अब होलसेलर करेगा, सामान को बेच देगा। तो इसी के हाथ में प्राइस को कंट्रोल करना। तो कंज्यूमर की मदद होलसेलर ये करता है कि प्राइस को कंट्रोल करके रखता है ये, अगर इसका मन करा तो। ईजी अवेलेबल ऑफ गुड्स, मुझे आज 500 पैकेट चाहिए थे बिस्किट के, रिटेलर के पास इतने तो होंगे नहीं, बट यही 500 पैकेट अपने पास होलसेलर ने रख रखे थे। अरे मैं कहूँगा अंकल मुझे क्या, मैं साथ वाले शॉप पे जाऊँगा, कहूँगा मुझे 500 पैकेट चाहिए इस बिस्किट के, कहेंगे बेटा अभी तो है नहीं, वो होलसेलर को कॉल करेंगे, कहेंगे रुक जाओ मैं भी आधे घंटे के अंदर आ रहा हूँ, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने सारे पैकेट रखे ही थे गोडाउन में, कहेगा आधा घंटा रुक जाओ मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट, सिलेक्शन फैसिलिटीज़। जब भी होलसेलर आता है ना, वो एक टाइप का सामान लेके नहीं आता। अगर बिस्किट्स लेके आ रहा है ना, वो बिस्किट में फ्लेवर्स लेके आएगा, चॉकलेट, वाइट क्रीम, बहुत सारे इलायची, बहुत ऑरेंज हो गया, बहुत सारे अपने साथ में लेके आता है, फ्लेवर्स लेके आता है, कह सकते हैं कस्टमर्स के लिए चॉइसेस लेके आता है वो। नेक्स्ट, बेनिफिट एडवर्टीजमेंट। तो याद होगा कि होलसेलर लेके आया था बैनर या बोर्ड जो दुकान पे लगाने के लिए, तो उससे बेनिफिट हमारा ही तो होता है। वो बोर्ड लगाते हैं हमारे लिए कि कंज्यूमर क्या क्या कर सके, उस बोर्ड को पढ़ सके। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने, मैन्युफैक्चर ने बोर्ड तो बना दिया था, पर लेके कौन आया, होलसेलर। दुकान पे लगाया किसने, होलसेलर ने। तो कह सकते हैं होलसेलर हमारी ये मदद करता है कि उसने नया सामान का जो बैनर था उसने उस दुकान पे लगा दिया, मैं उस दुकान पे से उस बैनर के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सका और मैंने नया नया सामान वो खरीद लिया। रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। अगर मुझे कोई भी कंप्लेंट है, मैं सीधा कंप्लेंट किसको करूँगा, रिटेलर को। रिटेलर कंप्लेंट करता है होलसेलर को। तो कह सकते हैं होलसेलर ये भी मदद करता है, होलसेलर कंप्लेंट देगा मैन्युफैक्चरर कि भाई बिस्किट सही से नहीं बना रहे हो तुम, आगे से कंप्लेंट आ रही है। तो मेरी कंप्लेंट कौन पहुँचा रहा है लास्ट में, होलसेलर पहुँचाता है, वो भी मेरी मदद करता है। इसमें इतना ही था आपका। हमने देखा कि क्या बोलते हैं होलसेलर मदद करता है किस किस की। पहले हम देखा कि जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर और एक कंज्यूमर। होलसेलर मदद करता है मैन्युफैक्चर की भी, होलसेलर मदद करता है रिटेलर की भी, होलसेलर मदद करता है कंज्यूमर की भी, तीनों की मदद करता है। मिडिल मैन है, मीडिएटर है, मदद तीनों की करता है। बट इसके बिना इकनॉमी चल नहीं सकती, क्योंकि ये हर मालिक दुकान पे जाके सामान लेके आ सकता है, उसको होलसेलर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिटेल ट्रेड क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो होलसेलर होता है, जो रिटेलर होता है। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है, होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विस देता है, और होलसेलर कस्टमर को क्या सर्विसेज देता है, क्या बेनिफिट्स देता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे रिटेलर के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे रिटेलर। रिटेल ट्रेड क्या होता है। इट रेफर्स टू दैट टाइप ट्रेड अंडर विच गुड्स सर्विसेज आर बॉट इन large quantity from the wholesaler and sold them to ultimate customers in the small lots। अब रिटेलर क्या करता है, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है होलसेलर से, बट होलसेलर जितनी नहीं, होलसेलर जो खरीदता है उससे थोड़ी कम क्वांटिटी ये रिटेलर बाय करता है,
फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में कस्टमर को सोल्ड करता है। जैसे आपको पता होगा कि मेलोडी का एक मतलब कितना बड़ा डिब्बा आता है, उससे अराउंड 500 टॉफ़ी मान लेते हैं, 500 टॉफ़ी होती हैं। दुकान वाला करता है 500 टॉफ़ी वाला एक बहुत बड़ा मेलोडी का डिब्बा खरीद लेता है। फिर उसको डेली दुकान खोलता है सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, और रात को बैठा रहता है 8, 9, 10 बजे तक, और एक एक करके टॉफ़ी बेचता रहता है। तो क्या करता है, ये होल सेलर से एक बहुत बड़ा डिब्बा परचेस कर लेता है और उसको छोटे छोटे लॉट्स के अंदर करता रहता है, सोल्ड करता रहता है। पहला फीचर क्या है इसका, देखते हैं। द रिटेल ट्रेड इज द लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडल मैन। सबसे लास्ट में कौन बैठा होता है, रिटेलर, उसके बाद सीधा कंज्यूमर के पास से सामान जा रहा होता है। तो कंज्यूमर के पास तक पहुंचाने तक लास्ट जो मिडल मैन रह जाता है उसका नाम है रिटेलर। सेकेंड, ऐसे समझ लेते हैं वरना कि आपको बताया था अभी, मैन्युफैक्चर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, उसके बाद कस्टमर होता है। मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर लास्ट है बस कंज्यूमर को तक सामान को पहुंचाने के लिए। ठीक है, कहता है ही डील्स इन नंबर ऑफ थिंग्स। ये काम करता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम करता है। अब जो शॉप वाला होता है ना, ऐसे होलसेलर तो क्या करता है, खाली बिस्किट का है तो बिस्किट का होलसेलर होगा बहुत बड़ा, बट शॉप वाला ऐसा नहीं होता। शॉप पे जो आप जाओगे तो शॉप बिस्किट्स मिल लेंगे, शॉप पे दालें मिल जाती, पल्सेस, शॉप पे चावल मिल जाते हैं, आटा भी मिल जाता है, एंड सो मैनी से थिंग्स मिल जाती हैं, आपको नमकीन मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें करता है अपने पास वो रखता है। तो ये कह सकते हैं नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ थिंग्स में काम करता है ये। ही नीड्स कंपेरेटिवली लेस कैपिटल। इसके पास थोड़ा पैसा कम होता है एज़ कम्पेयर टू होलसेलर से। इसके पास इतना पैसा नहीं होता जितना पैसा होलसेलर के पास था। इसके पास थोड़ा पैसा होलसेलर के मुकाबले थोड़ा कम होता है। ही ऑफन परचेज गुड्स बोथ इन कैश और ऑन क्रेडिट। ये सामान खरीदता है कैश में भी, और बट बेचता किस में है, उधार में भी बेचता है, कैश में बेचता है। तो वही कह रहा है कि परचेज तो जो सामान खरीदता है ना ये होलसेलर से, ये कैश में भी खरीद लेता है, मन होती तो उधार में भी एक एक खरीद लेता है। तो हमने देखा रिटेल ट्रेड के फीचर्स। रिटेल ट्रेड होता क्या है, जब वो होलसेलर से बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में कस्टमर्स को बेच देता है। फीचर्स क्या है इसका, द रिटेल ट्रेड इज़ द लास्ट थिंग। जो रिटेल ट्रेड होता है लास्ट में बच जाता है बस, तब फाइनली कंज्यूमर के हाथ में सामान पहुंचने वाला होता है। ही डील्स, ये बहुत सी चीज़ों में काम करता है, ये कंपेरेटिवली इसके पास पैसा कम होता है एज कम्पेयर टू होलसेलर से। ही ऑफन, ये क्या करता है, सामान को कैश में भी खरीद लेते हैं, मर्जी है तो उधार में भी खरीद लेते हैं, इसकी मर्जी, जैसा खरीदना चाहे वैसे काम ये कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब वही सेम थिंग आती है। दोबारा से, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। कहता है कि अब रिटेलर होलसेलर को सर्विस का देता है। पहला, रिटेलर होलसेलर को सर्विस का देता है, मतलब अभी तो मैन्युफैक्चर, अभी तो होलसेलर सबकी हेल्प कर रहा था, रिटेलर भी तो कुछ ना कुछ हेल्प करेगा ना। तो रिटेलर होलसेलर की कैसे हेल्प करता है, रिटेलर होलसेलर की हेल्प कैसे करता है। पहला, टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। क्या करता रहता है रिटेलर, सारा दिन बताया आपको, सुबह से रात तक बैठा रहता है, छोटी छोटी डिमांड इकट्ठी करता है कि कंज्यूमर क्या मांगने आ रहा है, वो चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने होलसेलर को बोलूँगा कि भाई तो अगली बार आएगा ना तो ये सामान भी लेकर आइए। तो रिटेलर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है कि यहाँ पर कस्टमर्स को नीड्स किस चीज़ की है, वो उनकी ज़रूरतों पूरे करने की कोशिश करता है। टू क्रिएट द डिमांड, सारा दिन बैठ कर क्या करता है, डिमांड इकट्ठी करता है। अब आपको तो होलसेलर बोला सारा दिन घूमता रहता है, बट रिटेलर तो सारा दिन बैठा रहता है, मेहनत तो वो भी कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता है। वो भी किस लिए बैठता है, डिमांड को इकट्ठा करने के लिए। वो एक टॉफ़ी, दो टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी की डिमांड इकट्ठी करता है, फिर एक डिब्बा मंगवाता है होलसेलर से। तो ये भी क्या करता है, डिमांड को क्रिएट करता है, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता है, कस्टमर्स की डिमांड को इकट्ठा करता रहता है। आता है लोकल एडवर्टीजमेंट। ये क्या करता है, रिटेलर लोकल एडवर्टाइजमेंट करता है। लोकल एडवर्टाइजमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर आता है कि अगर छोटे बच्चे जाते हैं, अंकल इस पैकेट में क्या है, क्या करते हैं उसको बताते हैं, बेटे इस पैकेट में ये है, वो भी हेल्प करता है। अगर वो ना बताए तो बच्चे वो खरीदेंगे नहीं,
अगर वो नहीं खरीदेंगे तो अब जो दुकान वाला है जो वो बताएगा नहीं, तो कोई भी कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, तो सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जब भी होलसेलर सामान बेचने आएगा कहेगा भाई ये मत लेके आइए, ये कोई खरीदता नहीं है। ये नहीं बताएगा कि मैं कंज्यूमर को बताता ही नहीं हूँ, समझाता नहीं हूँ, बस कह देगा भाई लेके मत आइए। इससे नुकसान होता है होलसेलर का। तो रिटेलर क्या करता है, कोई भी ग्राहक अगर कोई भी कस्टमर उनकी शॉप पे आता है तो वो भी क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करते हैं। इसको जैसे आपको तो होली क्रैकर्स आते हैं, होली के पटाखे आते हैं, हर इंसान को नहीं आते, तो वो क्या करता है, समझाते हैं दुकान वाले कि इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे करना है। वो क्या करते हैं, सब चीज़ें आपको समझाते हैं, तभी कंज्यूमर उसको बाय करता है। आगे देखते हैं। अब आपसे कहता है आपसे कहता है हेल्प्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब होलसेलर इतना सारा सामान, कह सकते हैं 500 बिस्किट ला के दुकान में रख देगा, क्या कहें भाई रिटेलर को पकड़ा देगा। अब रिटेलर करेगा अब रिटेलर क्या करेगा कि क्या करेगा, धीरे धीरे करके 2-2 बिस्किट 3-3 बिस्किट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो कह सकते हैं रिटेलर का भी बहुत बड़ा रोल है सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में। होलसेलर ने इतना बड़ा पैकेट ला के रख तो दिया, अब रिटेलर करेगा 7 दिन बैठा रहेगा और क्या करेगा, छोटी छोटी क्वांटिटी करेगा, सोल्ड करनी स्टार्ट कर देगा। तो क्या करते हैं, ये भी क्या करता है, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर कस्टमर्स को। नो नीड टू मीट कंज्यूमर। होलसेलर की ये हेल्प करता है कि होलसेलर को ना दुखी होने नहीं देता। वो कहता है तुम इधर सामान रख जाओ, मैं बेच दूंगा। ये नहीं होलसेलर से कहता है कि तुम भी बैठो, तुम कंज्यूमर को बेचना। कहता है तुम रख जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, या तुम किसी और दुकान पे जाकर सामान डिलीवर कर दो, ये सामान तुम इधर रख जाओ, मैं बेच दूंगा। तो कह सकते हैं ये भी करता है, हेल्प करता है। तो मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर ये हो गया आपका, एंड होलसेलर और आपका रिटेलर और कंज्यूमर। तो कह सकते हैं कि रिटेलर के ना होलसेलर की कैसे मदद करी। देखते हैं, बहुत सारे केसेस देखे। फर्स्ट में उसने क्या करा कि सर्विस टू द, पहले तो उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि कस्टमर को क्या क्या चीज़ की नीड है, क्या करता है। वो सारा दिन बैठ के इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, होलसेलर से सामान मंगवा लेता है। होलसेलर को सारा दिन वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। रिटेलर क्या, वो सारा काम रिटेलर करता है, क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। सेकेंड, डिमांड इकट्ठी करता है सारा दिन बैठ के। थर्ड, एडवर्टीजमेंट, जिस कस्टमर को नहीं पता उन कस्टमर को समझा देता है कि सामान को ऐसा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, हेल्प एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करता है, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है कि सारा दिन होलसेलर को वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू मीट कंज्यूमर, होलसेलर को कहता है तुम घर चल लो, मैं क्या करता हूँ कंज्यूमर का सामान बेच दूंगा, तुम किसी और को जाकर सामान दियो। तो ये भी इसकी मदद करता है, होलसेलर को वहाँ बैठ के सामान बेचने की ज़रूरत नहीं होती है। अब कहता है कि यही रिटेलर कंज्यूमर की मदद कैसे करता है, कंज्यूमर की मदद कैसे करता है, अभी देखते हैं। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ये इतना ही सामान मंगवाता है जितना लोगों की डिमांड होती है। उसको पता है कि मैं बिस्किट्स मंगवा रहा हूँ कि मेरे पास ना एक हफ्ते के अंदर ना 20 बिस्किट निकलते हैं, तो क्या करता है 20 से 25 बिस्किट ही मंगवाता है। तो उतनी सप्लाई मंगवाता है जितनी कंज्यूमर को उसकी नीड होती है। सेकंड, सामान ना उधार पर भी बेचता है। आपको पता ही होगा, हमारे घर के आसपास दुकान होती है, हम सामान उधार में भी लेके आते हैं। तो फैसिलिटेट ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट, या कि मदद करता है क्या कर सको, सामान को आप उधार में परचेज कर सको। सेकंड कहता है होम डिलीवरी, आपके घर पे भी सामान को दे आता है। कुछ कुछ शॉप से ले करते हैं, आप कॉल कर दो कि अंकल मुझे हमारे घर पे भिजवा दो, तो रिटेलर क्या करता है, वो भी आपको घर पे ऊपर देने आ जाता है। सेकंड, वो ज़्यादातर अपने पास फ्रेश सामान ही रखता है। कुछ ही दुकान वाले होते हैं जिनके पास सामान फ्रेश नहीं होते। ज़्यादातर दुकान के वाले जो होते हैं शॉपकीपर अपने पास फ्रेश सामान ही रखते हैं। क्यों, वो सामान मंगवाते इतना है जितना कि वो सामान वो जल्दी से बिक जाए। वो जल्दी से बेचने के बाद फ्रेश सामान ऑर्डर कर देते हैं। तो कहता है कि ये अपने पास खाली फ्रेश सामान ही करते हैं, अपने पास खाली रखते हैं ये। स्टॉक ऑफ गुड्स एवरी सीजन, इनके पास वो सामान हमेशा होता है जिस चीज़ का सीज़न चल रहा होता है। अब जैसे आपको होता है सीज़न चेंज हो रहा है,
विंटर से हम समर सीज़न में जा रहे हैं, तो आप जाके देखेंगे ना, अगर क्लॉथ शॉप पे, कपड़ों की दुकान पर ना, वहाँ पर धीरे धीरे गर्मी के कपड़े आने स्टार्ट हो चुके होंगे। वो अपने आप को जल्दी से करते चेंज करते हैं। वो अपने आप को सीज़न के हिसाब से सामान रखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आपने देखा होगा कि दुकान वाले होते हैं, उनके पास ग्राउंड नट्स, मूंगफली रखी होती है। अब जाके देखोगे मूंगफली नहीं होगी। उन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ को, जो गर्मी में जो चीज़ें आती हैं, इट मीन रोअफ़ज़ा जो आती है, रोज़ा, तो उसको धीरे धीरे उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता उसकी डिमांड अब होने वाली है, ठंडाई, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो क्या करता है, अपना हर सीज़न में ना अपना स्टॉक को चेंज करता रहता है वो। तो हमने देखा कि क्या बोलते हैं, जो हमारा कि जो रिटेलर्स है, जो कस्टमर को सर्विस पहले कर सर्विस कर दी उसने, कस्टमर को ये फ़ायदा, अगर आप हो, आपको फ़ायदा क्या नीचे वाली दुकान से, कि आपको ना वो ना सामान जल्दी ला के दे देगा। सेकेंड, आपको उधार में भी दे देगा। थर्ड, आपके घर पे भी दे आएगा। फोर्थ, आपको सही फ्रेश सामान भी देगा। फिफ्थ, आप वो हर सीज़न के हिसाब से, उसको पता है मेरे पास कंज्यूमर ये मांगने आएगा, तो अपने पास वो रखना स्टार्ट कर देता है। आपको तो गर्मी का सीज़न आ गया, रसना मिलना स्टार्ट हो जाएगा शॉप्स के ऊपर, सर्दियों में नहीं मिलता, अब मिलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो हर सीज़न के हिसाब से क्या तो सामान रखना स्टार्ट वो कर देते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। कहते हैं यहाँ पर आपके पास टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स होते हैं। पहला आता है इटनी रेंट रिटेलर्स। सेकंड आता है फिक्स शॉप्स। अब पहला आता है इटनी रेंट रिटेलर्स। होते क्या है, दोज ट्रेडर हु हैव नो सेलिंग पॉइंट, जिनके पास कोई फिक्स जगह नहीं होती है सामान बेचने की, जो सारा दिन घूमते रहते हैं फेरी वाली की तरह। इनके पास कह सकते हैं प्रॉपर शॉप नहीं है, ये करते हैं सारा दिन गलियों के अंदर घूम घूम कर सामान को बेचते हैं। ऐसे रिटेलर, इसके इतनी रेंट के भी चार पार्ट होते हैं, एक करके समझते हैं। चलिए, आपसे कहता है हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स होते कौन है, जो क्या करते हैं, फेरी वाले होते हैं। दिस ट्रेडर आर स्मॉल यूनिट ऑफ रिटेल ट्रेड। आप ही देखेंगे जो चारों है ना, अभी नीचे देखेंगे, अभी जो हमारे पास के चार टाइप्स है ना, चारों के पास ना सामान होता तो है, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में होता है। इनके पास सामान ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है। दे कैरी गुड्स ऑन व्हील कार्ट्स। ये सवाल वो करते हैं, व्हील कार्ट्स पर बेचते हैं, या सिर पे रख के बेचते हैं, या अपने कंधों पर रख कर लेके बाज़ारों के अंदर, गलियों के अंदर घूमते रहते हैं और सस्ते दामों के अंदर सामान को बेचते रहते हैं। हॉकर्स और पैडलर्स वो होते हैं जो अपने कंधे पे, अपने सिर के ऊपर या हाथ में लेकर क्या करते हैं, सामान को बेच रहे होते हैं या सारा दिन घूम रहे होते हैं, उसको बोलते हैं हॉकर्स एंड पैडलर्स। हमारे घर के आसपास सब्जी वाले आते रहते हैं, कि क्या बोलते हैं, घिया, टिंडे, सीताफल, टमाटर, आलू वाले आते रहते हैं, वो उनको यही तो होते हैं हॉकर्स और पैडलर्स। नेक्स्ट आता है चीप जैक्स। ये थोड़ा ना अलग सा है बट ईजी है। दीज ट्रेडर्स एम टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ लोकल इवेंट्स। ये एक ऐसे ट्रेडर होते हैं जो लोकल इवेंट्स का फ़ायदा उठाते हैं। आपको तो हर साल रामलीला होती है, जब रामलीला हम जब जाते हैं ना देखने के लिए, उसके अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं। वो शॉप क्या पूरे साल लगती है? नहीं, वो शॉप खाली कुछ समय के लिए लगती है, जब तक रामलीला 10 दिन के लिए, 9 दिन के लिए चल मतलब कि स्टार्ट हो रही होती है। तो ये दुकान वाले जब भी दुकान खोलते हैं स्पेशल इवेंट पे, कोई स्पेशल ओकेशन है, शादी का मान लेते हैं, बाहर कहीं पर शादी हो रही है, वहाँ पर बैलून वाला खड़ा हो जाएगा। तो ये चीप जैक्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, खाली एक कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, या कुछ आवर्स घंटों के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सामान को करते हैं, वहाँ पर खड़े होके बेचते हैं। तो इमीडिएटली चेंज देयर प्लेस। जैसे ही वो क्या होता है, ओकेशन बंद ख़त्म हो जाता है, अपनी जगह तभी बदल लेते हैं। अब रामलीला देखने जाते हैं, उस समय क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर बैठे होते हैं 10 दिन के लिए। जैसे उनको पता ओकेशन ख़त्म हुआ, उसी दिन क्या होता है, वहाँ से हट के दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर उनको पता है दूसरी जगह हमारे को वहाँ पर कस्टमर्स मिल जाएंगे। तो चीप जैक्स वो होते हैं जो खाली एक छोटे टाइम के लिए एक किसी एक ओकेशन का फ़ायदा उठाते हैं, एक इवेंट्स है, ठीक है। रामलीला जैसे इवेंट होता है, वहाँ पर मतलब रामलीला हो रही होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स भी होती है, तो वहाँ पर कुछ ट्रेडर वहाँ पर चल जाते हैं सामान को बेचने के लिए 10 दिन के लिए। उसके फिर घर आ जाते हैं, फिर अगले साल जाते हैं वहाँ पर, तो उतने दिन कहीं और चले जाते हो सामान लगाने के लिए, तो कह सकते हैं कि गलियों में घूमते रहेंगे। तो वो उस समय वो हॉकर बन जाते हैं। पर जब वो चीप जैक्स जब किसी स्पेशल इवेंट का फ़ायदा उठाते हैं और कहीं पर शॉप लगाते हैं, उसको बोलते हैं चीप जैक्स। ये पूरे साल नहीं, खाली कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए लगाई जाती है।
स्पेशल ओकेशन पे। अब आता है पेवमेंट ट्रेडर क्या होते हैं। ये ऐसे ट्रेडर जो फुटपाथ पे लगाते हैं, ऐसे ट्रेडर जो क्या करते हैं फुटपाथ पे करते हैं, सामान को गुड्स को बेच रहे होते हैं, उसको कहते हैं पेवमेंट ट्रेडर। ये ऐसे ट्रेडर होते हैं जो करते हैं सामान को फुटपाथ पर बेच रहे होते हैं। तो कहता है पेमेंट दिस ट्रेडर सेल देयर गुड्स, ये अपने सामान को सड़क पे पटरी के पे मतलब क्या करते हैं सामान को लगाकर बेच रहे होते हैं, उसको कहते हैं पेवमेंट। ज़्यादातर आप देखोगे जो मोची वाला होता है ना, वो ज़्यादातर मतलब पटरी पे बैठा होता है, उस इसलिए उसका नाम है, उसको हम बोलते हैं पेवमेंट ट्रेडर। लास्ट आपको तो आपको पता ही होगा वीकली मार्केट ट्रेडर, जो आपको होता है शनि बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, जो फिक्स डे पर क्या होता है, हर हफ्ते हर वीक क्या होता है वहाँ पर वो लगता है। बड़े बड़े शहरों में लगता है ज़्यादातर ये, जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वैसे क्या होता है ये वीकली मार्केट्स बड़े बड़े शहरों में लगता रहती है। तो हर वीक में एक दिन डिसाइड होता है कि यहाँ पर इस जगह पर शनि बाजार लगेगा, इट मीन्स मतलब कह सकते हैं सैटरडे मार्केट लगेगी। तो वो चीज़ें फिक्स होती हैं, उसको कहते हैं वीकली मार्केट ट्रेडर। आर पॉपुलरली नोन एज अ हार्ट इन सच मार्केट द थिंग्स डेली यूज अवेलेबल एट द, यहाँ पर आपको वही सामान मिलता है जो हमारे डेली यूज़ होता है, बट यहाँ पर कॉस्ट हाई होती है, लो होती है। हमारे यहाँ की कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल उसका रीजनेबल प्राइस होता है, हर इंसान क्या कर सके उसको बाय कर सके। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो भी सामान मिलेगा वो क्या होगा, थोड़ा एक चीप रेट में आपको सामान मिल जाता है। तो हमने देखा रिटेलर के कुछ टाइप्स। पहला टाइप हमारा ये था कि हॉकर्स एंड पेडलर्स, जो साथ में गलियों के अंदर घूमते रहते हैं। सेकंड चीप जैक्स, तो किसी स्पेशल ओकेशन का फ़ायदा उठा लेते हैं तब सामान को बेचते हैं। थर्ड पेवमेंट ट्रेडर, ये एक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं फुटपाथ पर सामान बेच रहे होते हैं। वीकली मार्केट, जो हफ्ते में खाली एक बार क्या करते हैं, वीक मतलब कि वीक में एक बार मार्केट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर रात को चले जाते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा रिटेल ट्रेड के अंदर इटिनेरेंट, इटिनेरेंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फिक्स शॉप क्या होती है, देखते हैं। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स शॉप, नाम पढ़ के समझ आ रहा है, इनके पास अपनी खुद की दुकानें होंगी। बट इसकी दो टाइप है, एक होता है स्मॉल स्केल, एक तो छोटी दुकानें, और एक होता है बड़ी दुकानें। दो टाइप की दुकानें होती है हमारे इधर भी। इनके पास क्या होता है, फिक्स शॉप होती है, ये सामान को क्या कर रहे होते हैं, ये बेच रहे होते हैं, बट इनके पास एक फिक्स जगह होती है, उसको हम कहते हैं फिक्स शॉप। इतनी रेट के पास फिक्स जगह नहीं थी, वो सारे दिन घूमते रहते थे, हम उसका चार्ट है ऊपर पढ़ ही लिए जब हमने इधर पढ़े थे। इनके पास खुद की कोई जगह नहीं थी, बट इनके पास खुद की जगह होती है। बट इसके दो टाइप है, एक तो छोटे स्केल पे काम कर रहे होते हैं, और एक बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं। नीचे पढ़ते बड़े स्केल वाला स्मॉल स्केल, ये अपने पास सामान रखते हैं कम क्वांटिटी में, बट इनके पास कह सकते हैं तो इस सामान को छोटी क्वांटिटी में बेच रहे होते हैं। अब हमारा आता है इसका, इसके भी कुछ टाइप होते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस के। इसमें पहला टाइप आता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर वो स्टोर होती है जिनके पास घर का ज़्यादातर सारा राशन होता है, हमारे घर के नीचे होती है, जो बिस्किट भी रखते हैं, दालें भी रखते हैं, नमकीनें भी रखते हैं, कह सकते हैं ब्रेड भी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी रखते हैं, दूध भी रखते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं, उसको कहते हैं जनरल स्टोर। यहाँ पर ये इस टाइप की शॉप होती है जहाँ पर आपको डेली उसका सारा सामान अवेलेबल हो जाएगा। ये कॉमनली हमारे घर के आसपास होते हैं, रेजिडेंशियल हमारे घर के आसपास। ये दुकानें ज़्यादातर जल्दी खुल जाती है और लंबे समय बाद बंद होती है। जल्दी लंबे समय मतलब कि सुबह 6-7 बजे ओपन हो जाती है और रात को 10 बजे बंद होती है। हमारे को फैसिलिटीज़ क्या करते प्रोवाइड, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती है। जनरल स्टोर समझ आ गया, जो हमारे घर के आसपास होती है, जो डेली यूज़ के सामान बेचती है। अब एक आता है स्पेशलिटी शॉप क्या होती है। ये इस टाइप की शॉप होती है जहाँ पर एक खाली एक ही टाइप का सामान बिकता है। आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास आटा चक्की होती है, वहाँ पर आटे से आटा जैसी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर आप सोचो वहाँ पर दाल मिल जाए, वो कुछ कुछ होते हैं, बट जो स्पेशल ट्रेडर होते हैं वो दाल नहीं बेचते, तो उनका काम खाली आटा चक्की का होता है। आटा क्या करते हैं वो बेच रहे होते हैं, मक्के का आटा, गेहूँ का आटा, बहुत सारा आटा क्या कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। ये चीज़ में स्पेशल होते हैं, ये हर चीज़ में नहीं, ये खाली एक चीज़ में स्पेशल होते हैं। पर जनरल स्टोर वाले क्या थे, हर चीज़ में काम करते थे, बट ये नहीं, ये खाली एक ही प्रोडक्ट में काम करते हैं, उनका आटा कह सकते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा
फिर कहते थे आर जनरली लोकेटेड इन द सेंटर प्लेस वेयर द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर। ये ज़्यादा स्पेशली शॉप ना हर जगह ओपन नहीं होती, ये वहाँ पर ओपन होती है जहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा दुकानें वहाँ पर ही ओपन होती है जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको क्या प्रॉफिट अच्छा कमाना होता है, तो प्रॉफिट तभी होगा जब क्या वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अवेलेबल होंगे। दे स्पेशलाइज इन द सेल ऑफ स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट। कह सकते हैं ये ना स्पेशलाइज भी होते हैं। अगर वही सामान वो 20 साल से बेचते आ रहे हैं, उनके पास अच्छी खासी कह सकते हैं नॉलेज होगी सब उस सामान के बारे में, देख के ही बता सकते हैं कौन सा सामान अच्छा है कौन सा सामान बेकार है। वो ये जो स्पेशलिस्ट ट्रेडर होते हैं वो एक चीज़ में स्पेशल होते हैं, हर चीज़ में नहीं होते हैं। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स कौन होते हैं? ये ऐसे होते हैं जो छोटे होल्डर होते हैं, सामान उनके पास सामान कम होता है, कि क्या करते हैं लोगों के घरों के आसपास क्या कर देते हैं ये सामान को बेच रहे होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाला है, उसकी कोई दुकान नहीं होती ज़्यादातर। ज़्यादातर कहाँ बैठ जाते हैं ये बाहर कहीं भी फुटपाथ पे अपनी बाइक पे बैठ जाते हैं, स्कूटी पे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है वो सामान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपको तो न्यूज़पेपर सुबह सुबह बिकता है, रात को तो कोई भी न्यूज़पेपर खरीद के नहीं लाता। तो ये एक ऐसे ट्रेडर होते हैं जो क्या करते हैं लोगों के घर के आसपास स्टॉल एक टेबल बिछा के उस पर सामान रखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है होली का टाइम है, अब लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको तो हमने देखा होगा आपके घरों के आसपास ना शॉप्स लग जाती हैं, ये लोग क्या करते हैं कि टेबल पे सामान रख कर क्या कर रहे होते हैं होली का सामान बेच रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। दीज स्मॉल होल्डर वेंडर्स आर यूजुअली फाउंड एट प्लेस वेयर फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ये ज़्यादातर वहाँ पर ओपन होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत हाई होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा इतने कस्टमर्स क्या होगा उसको इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड हैंड गुड शॉप। आपको पता ही होगी सेकेंड हैंड गुड शॉप तो अब आप भी क्या करते हैं, जैसे आपको तो आप 11th में हो और 12th में आ जाओगे। अब आप क्या करोगे, 12th की आपकी चॉइस है, आप न्यू बुक्स भी ला सकते हो या सेकेंड हैंड भी परचेस कर सकते हो। ये ऐसी शॉप्स होती हैं जो क्या करती हैं थोड़े इन्फीरियर गुड्स में काम करती हैं। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्या होती है, लो होती है। जिनकी क्वालिटी लो होती है क्या करते हैं इसमें काम करते हैं। आपको पता है हमारे घरों के आसपास बहुत सारी शॉप्स होती है, बुकों मतलब कह सकते हैं बुक शॉप होती है जो क्या करते हैं पुरानी बुकें खरीदते हैं और पुरानी बुकें बेचते भी हैं, तो उनको बोलते हैं सेकेंड हैंड गुड शॉप। इनका प्राइस थोड़ा कम होता है क्योंकि वो सामान ऑलरेडी यूज होता है। थर्ड, ये शॉप यहाँ पर खाली वही आता है, ऐसा मतलब मैं मानना है यहाँ पर खाली वही आता है जिनकी थोड़ी इनकम फाइनेंशियली थोड़े क्या है वीक है। जो फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं सामान को बाय करते हैं। तो सेकेंड हैंड गुड शॉप वही होती है। दिस शॉप्स लोकेटेड स्ट्रीट क्रॉसिंग और इन द बिजी स्ट्रीट। ये ज़्यादातर वहाँ पर ओपन होती है जहाँ पर क्राउड बहुत होता है, और ये कभी भी अमीर घरों के आसपास नहीं होती। ज़्यादातर ये मिडिल क्लास और लो इनकम वाले लोगों के घरों के आसपास होती है, क्योंकि यहाँ पर खाली लो क्लास और मिडिल क्लास इंसान आता है पुरानी चीज़ों खरीदने, और अदरवाइज जो अमीर है वो तो नई चीज़ों खरीद ही लेगा। तो आपके टोटली इसके भी टाइप्स से आपके हमने पढ़ लिए। पहला इसमें आपसे क्या रहता फिक्स शॉप के अंदर, एक तो था स्मॉल स्केल रिटेलर्स के अंदर पहले आपका आता है जनरल स्टोर, दूसरा आपका आता है स्पेशलिटी स्टोर, तीसरा आपका आता है स्ट्रीट स्टोर होल्डर्स, चौथा आपका आता है सेकंड हैंड गुड शॉप। ये तो हमने पढ़ा था अभी। फिक्स शॉप के अंदर जो पहला था हमारा स्मॉल स्केल रिटेलर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लार्ज स्केल रिटेलर। देखते हैं कहते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स, दीज ट्रेडर स्टोर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग एज वेल एज द लार्जेस्ट पॉसिबल थिंग्स। ये वो ट्रेडर होते हैं जो क्या करते हैं अपने पास ज़्यादा क्वांटिटी में सामान परचेस कर रखते हैं। ज़्यादा रिटेलर कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, बट कुछ कुछ रिटेलर आते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर आ बिग स्टोर एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ। अब कहते हैं लार्ज स्केल रिटेलर के अंदर ना, अब हम लार्ज स्केल रिटेलर के कुछ टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना पेपर में पक्का आएगा ही आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस पेपर में आएगा ही आएगा।
डिपार्टमेंटल स्टोर, और एक नीचे आता है चेन स्टोर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको आप। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। लार्ज स्केल के अंदर पहला हमारा आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ये एक बहुत बड़ी दुकान होती है जहाँ पर बहुत सारा सामान मिल रहा होता है, बट इसकी एक खासियत ये है कि ये एक ही छत के अंदर होती है। इट मीन्स ये कह सकते हैं मॉल। मॉल इसका एग्जांपल है। आपको पता है कि एक मॉल के अंदर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं। यहाँ पर कपड़ों का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कह सकते हैं खाने का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एक कोई अलग चीज़ का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। मॉल के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर नीचे डिपार्टमेंट बने होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बर्तनों का अलग होता है, और कह सकते हैं साबुनों का अलग होता है, और आपका पल्सेस दालों का अलग होता है, और सब चीज़ों क्या होता है, डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। तो इसका फीचर्स क्या है? पहला, देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा डिपार्टमेंट, वेजिटेबल डिपार्टमेंट, फ्रूट डिपार्टमेंट, पल्सेस डिपार्टमेंट, राइस डिपार्टमेंट, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, क्लोथ डिपार्टमेंट, एंड बहुत सारे क्या होते हैं डिपार्टमेंट से बने हुए होते हैं, बट होते एक ही छत के नीचे हैं। उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, यहाँ पर आपको सारा टाइप का सामान मिलेगा। मॉल में चले जाओ, आपको कपड़े से लेकर फर्नीचर भी यहाँ तक इनफैक्ट मिल जाता है मॉल में। और दे आर जनरली सिचुएटेड इन बिग सिटीज। ये ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं? बड़े बड़े शहरों के अंदर होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। छोटी जगहों पर ये नहीं होते हैं। द कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड मैनी फ्री सर्विसेज। यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर्स को ना बहुत सारी फ्री सर्विस दी जाती है। तो कस्टमर क्या कर सके, उसको यूटिलाइज करके उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके, और क्या कर सके, उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ कर सके। तो कहता है कि यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर्स को फ्री सर्विस दी जाती है। जैसे कह सकते हैं साफ़ सफाई, क्लीनेस बहुत साफ़ होती है वहाँ पर। कह सकते हैं वो बैठे होते हैं जो आपको टेस्ट करवाते हैं सामान का, थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी आपको देते हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो आपको फ्री सर्विस दे रहे हो। एफिशिएंसी ऑफ वर्क है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी सारा काम होता है ना, बड़े अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम होता है। यहाँ पर कोई भी काम गलत तरीके से यहाँ पर नहीं होता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर होती क्या है, कि ऐसी स्टोर जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत बड़े रूफ के नीचे क्या होता है, बहुत सारी दुकानें ऑलरेडी ओपन होती है। उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। देखते हैं इसके नीचे आ गया, ये बनता कैसे डिपार्टमेंटल स्टोर। पहला आता है लोकेशन। लोकेशन, अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करनी है, सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा लोकेशन क्या है। आपके घर के आसपास भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ना मतलब एक अच्छा एरिया नहीं होगा, लो क्वालिटी के लोग रहते होंगे। तो कह सकते हैं वहाँ पर क्या होता है, मॉल डिपार्टमेंटल, इट मीन्स डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुझे तो प्रॉफिट होने वाला है नहीं। हमेशा मॉल्स वहाँ पर ही ओपन होते हैं जहाँ पर क्या होती है, सोसाइटी, रिच इंसान, अमीर इंसान वहाँ पर रह रहा होता है। तो इसकी लोकेशन तभी डिसाइड होती है जब देखा जाता है कि क्या बोलते हैं कस्टमर्स, कितने लोग, कितने कस्टमर ज़्यादा हैं, कस्टमर ज़्यादा है या कम है। तो लोकेशन सबसे करते हो आप डिसाइड करते हो। सेकंड आता है फैसिलिटीज़। देयर शुड बी राइट बिल्डिंग ऑफ और आर डिपार्टमेंटल स्टोर अलॉन्ग विद द वेरियस डिपार्टमेंट सम फैसिलिटीज, सो द कस्टमर वे बी ऑल्सो प्रोवाइड सीमेंट लाइब्रेरी, सॉरी क्या बोलते हैं, कैंटीन लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। यहाँ पर क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको वो सामान लेने जा रहे होते हैं ना, वहाँ पर आपको कैंटीन फैसिलिटी मिल जाती है। अगर हम मॉल जाते हैं ना, वहाँ पर खाने की फैसिलिटी भी होती है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना था कि पेट तो भर ही जाएगा चलो। तो वहाँ पर क्या होता है, खाने की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल वहाँ पर होती है। थर्ड, डेकोरेशन। डिपार्टमेंटल स्टोर ना ज़्यादातर बड़े अच्छे तरीके से क्या होती है, डेकोरेटेड होती है। डिफरेंट डिपार्टमेंटल ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर शुड बी डेकोरेटिव। अलग अलग डिपार्टमेंटल, आप क्रिसमस पे चले जाइए, वहाँ पर क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करा हुआ होता है। क्यों? कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। परचेज एंड सेल ऑफ प्रोसेसर, यहाँ पर सामान को खरीदना या बेचने का प्रोसेसर बहुत अलग है। अगर आप भी अगर अपने से कंपेयर करें, अगर आप डिपार्टमेंटल या मॉल में जा रहे हैं और आपने बिल करा दिया है, तो क्या करना पड़ता है, पहले आप सामान, सॉरी, अगर आप जब मॉल में एंटर करते हैं वहाँ पर आपको पहले ट्रॉली लेनी पड़ती है। ट्रॉली के अंदर सामान इकट्ठा करते हैं आप, फिर आपको लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ पर सामान चेक करवाना पड़ता है, चेकआउट के बाद फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर एक थैले वाला खड़ा होता है, सर थैला ले लीजिए, 15 रुपये का एक थैला है। तो कह सकते हैं पूरा प्रोसीजर है, ये आगे पीछे नहीं हो सकते। आप एंटर करें तभी आपसे बोल देगा सर थैला ले लो।
कुछ ऐसा उसको पता है वेस्टफुल है, तो क्या करता है, उसको पता उस समय के लिए वो क्या है, वेस्टफुल है, तो क्या करता है, परचेज सेल प्रोसेसर, यहाँ पर खरीदने और बेचने का प्रोसेसर थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ तक कि डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर एम्प्लॉयज़ को भी हायर करना चाहता है ना, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी फैमिली मेम्बर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, तब जाके यहाँ तक कि इसका इंटरव्यू भी करा जाता है, उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तब जाके इसको यहाँ पर हायर करा जाता है। तो हमने पढ़ा एस्टैब्लिशन, बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर को बनाने के लिए पहला तो आपको चाहिए था लोकेशन, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप मॉल ओपन करेंगे। फैसिलिटीज़, आपको क्या करनी है, हमेशा कस्टमर्स को बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है। थर्ड, डेकोरेशन, आपकी डेकोरेशन क्या होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बाहर से अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पर ये ठीक है। फिर आपसे कहता है परचेज एंड सेल प्रोसेसर, यहाँ पर सामान खरीदने और बेचने का तरीका बहुत अलग होता है, सेम तरीका नहीं होता है यहाँ पर सामान को खरीदने या बेचने का। पहले आपको एक प्रोसेस के साथ करना पड़ता है, पहले खरीदना पड़ेगा, फिर आपको लाइन में लगना पड़ता है, फिर आपका पहले सामान चेकआउट होता है, तब जाके पेमेंट होती है, सारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है यहाँ पर। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉय को भी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड स्टाफ मैनेजर अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस हैज टू एंश्योर द कंप्यूटर एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड फॉर एवरी डिपार्टमेंट, कह सकते हैं डिपार्टमेंट, एट अरेंजमेंट फॉर देयर ट्रेनिंग इज ऑल्सो इफ नीडेड। कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, सामान को जो भी होता है इकट्ठा करा जाता है और एक एक करके भेजा जाता है, और उसमें आपसे नीचे आपसे कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय हायर करा जाता है उसका पहले इंटरव्यू आफ्टर डेट उसको यहाँ पर हायर हो जाते हैं, उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फ़ायदा तो होगा, एडवांटेजेस क्या देखते हैं, पहला फ़ायदा क्या है इसका, एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। पहला फ़ायदा ये है कि इकोनॉमी इन द लार्ज स्केल बिजनेस, all the benefits of the wholesaler has available to departmental store because of the large scale trade। यहाँ पर क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में ना हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा सामान होता है, कंज्यूमर के पास भी बहुत सारी चॉइस होती है, कंज्यूमर खुशी खुशी अगर तो मॉल से सामान को परचेज कर लेता है। इससे क्या होता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि मॉल वाला अकेले तो चलाएगा नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, तो एम्प्लॉयज़ को हर महीने सैलरी क्या होती है वहाँ पर लिखी जाती है और मिलती है। तो आपको इसमें यही कहते हैं इकोनॉमी द लार्ज स्केल। तो यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज स्केल पे काम करा जाता है, बहुत बड़े स्केल पे क्या होता है, यहाँ पर आपका काम करा जाता है, हमारी इससे इकोनॉमी अच्छी होती है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशंस, यहाँ पर क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, यहाँ पर एक इंसान को खड़ा कर देता हूँ कि भाई तू क्या करेगा, तू ही संभालेगा, कोई भी अगर आता है शूज़ परचेस करने के लिए, तो को मैनेज करना है, कोई और खड़े नहीं हो, तू खड़ा होगा, उसको क्या होगी, जूते बेचने में एक आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में 2 महीने बाद उसको स्पेशलिटी हो जाएगी, फिर वो जूता ही कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सोल्ड कर सकता है। नेक्स्ट आपसे कहते हैं करंट लोकेशन, कहता है डिपार्टमेंटल स्टोर एस्टैब्लिश एट द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस ऑफ द सिटी देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। यहाँ पर इसकी लोकेशन सेंट्रल लोकेशन होती है, ये एक छोटी जगह नहीं, बड़ी जगह से ठीक ठाक वाले मिडिल क्लास या कह सकते हैं उसको लोअर क्लास इंसान उसको परचेस कर सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये ओपन होता है। इसको एडवर्टीजमेंट करना बहुत ईजी है, इतना बड़ी बिल्डिंग होगी, बाहर एक बोर्ड बोर्ड ही लगा दो, और नेट तो आपका पता है, आपको पता है ही, फेसबुक पे डाल दो, टेलीग्राम पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, या व्हाट्सएप पे डाल दो, कहीं पर भी कर सकते हो, उसको पोस्ट आप कर सकते हैं। ये आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, आप क्या कर सकते हो, सामान को घर पर ही बेच सकते हो। शॉपिंग फैसिलिटी क्या देते हैं आपको, ये शॉपिंग फैसिलिटी देते हैं। शॉपिंग फैसिलिटी मतलब क्या होता है कि ना आपको एक सही टाइप का सामान क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ऑफर करते हैं डिपार्टमेंट में, ऑल काइंड थिंग्स आर अवेलेबल। डिपार्टमेंट में जाओगे आपको वहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा, तो क्या करते हैं, आपको सारा सामान क्या करते हैं, प्रोवाइड ही कर देते हैं। सर्विस एलिमेंट ये जब छोड़ दो, चलिए देखते हैं।
अब कुछ नुकसान भी होगा डिपार्टमेंटल स्टोर के। पहला नुकसान कहता है ह्यूज कैपिटल। यहाँ पर क्या लगता है, बहुत पैसा लगता है डिपार्टमेंटल स्टोर को बनाने के लिए। पहले इसको तो बिल्डिंग बनाने के लिए तो करोड़ों रुपये लग जाता है, लाखों रुपये लग जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक से नुकसान ये डिपार्टमेंटल स्टोर का कि यहाँ पर पैसा बहुत लगता है, वो हमारे पास होता नहीं है। अभी फ्रॉम द ऑर्डिनरी कस्टमर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंसान जिसकी सैलरी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, जो महीने के 20,000 25,000 रुपये कमाता है, वो मॉल में जाता ही नहीं। उसको लगता है कि वहाँ पर सामान क्या होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा, वो मॉल में जाता ही नहीं है। इसलिए इंक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेटिंग खर्चे बढ़ जाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर करोगे, आपको बताया था एडवर्टीजमेंट आपको करनी जरूरी है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि आप अगर किसी मीडियम के थ्रू अगर टीवी पे करा रहे हैं, मोबाइल पे, तो कुछ तो पैसे ऐड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर उस जो पैसा ऐड हुआ है वो खर्चा भी किससे निकाला जाएगा, कंज्यूमर से लिया जाएगा। कॉस्टली गुड्स, यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है कि यहाँ पर सामान का प्राइस, मतलब कि जो आपका गुड्स है उसका प्राइस क्या होता है यहाँ पर बिल्कुल चीप होता है। द पर्पस ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज कंसीडर टू सर्विस टू द रिच, यहाँ पर जो सर्विस दी जाती है अमीरों को दी जाती है। गरीब यहाँ से क्या रहता है, थोड़ा सा अवे रहता है, दूर रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपसे कहते हैं कि जो कॉस्टली गुड्स है यहाँ पर सामान थोड़ा महंगा मिलता है, तो इसलिए क्या होता है ऑर्डिनरी इंसान यहाँ से दूर रहता है। ह्यूज बहुत पैसा लगता है, ऑर्डिनरी इंसान यहाँ से दूर रहता है। यहाँ पर खर्चा बहुत लगता है क्योंकि आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी आपको करानी है, तो खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर सामान थोड़ा महंगा मिलता है। लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, यहाँ पर आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाती है। मॉल के अंदर आप जाओगे ना, तो मॉल के अंदर आप क्या होता है कि एक आते हैं, मतलब जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ होता है कि हाँ जो होते हैं क्या खरीदना आपके, तो ये तो निकाल के आपको दे देता है और आके चला जाता है। तो कह सकता है वहाँ पर आपको ना पर्सनल टेंशन है। तो मैनी एम्प्लॉयज़ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द ट्रेड एंड कस्टमर देर द कंप्लेंट सजेशन ऑफ द कस्टमर डू नॉट रीच दैम। आप देखोगे कि बहुत सारे होते हैं कि क्या बोलते हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, उनका भी टारगेट होता है कि हमारे को इतने लोगों को आज कॉल करना है। अगर ये एक इंसान एक कॉल कर रहा है और दूसरा भी एक कॉल कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, कन्फ्लिक्शन होगी, लड़ाइयाँ होंगी कि दोनों लड़ क्यों रहे हो, ठीक है। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्या करता है आपको नहीं उधारी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बट इसमें कहता है सिंस देयर इज नो कॉन्टैक्ट विद द ओनर्स ऑफ द ट्रेड द कस्टमर रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज़। लैक ऑफ, इसमें आपको क्रेडिट उधार नहीं देता ही, नुकसान ये भी है। जिस कस्टमर के पास अभी पैसा नहीं है, वो सामान खरीदना चाहता है, वो इससे खरीदेगा नहीं, वो तो अपने साथ में चले शॉप से क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। सॉरी, इसमें क्रेडिट फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, यहाँ पर क्रेडिट पे उधार पे सामान को बेचना अलाउड नहीं होता है। तो हमने पढ़ लिया कि एक जो हमारा लार्ज स्केल जो रिटेलर्स होते हैं उसके अंदर पहला हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके क्या बोलते हैं, फीचर्स पढ़ लिए, हमने इसके। नेक्स्ट आपसे कहते हैं, हमने इसकी इस्टेब्लिशमेंट पढ़ ली, कहाँ पर ये कंपनी खुलती है। थर्ड, हमने ये पढ़ लिया इसके कुछ फ़ायदे पढ़ लिए डिपार्टमेंटल स्टोर के। फोर्थ, और हमने क्या पढ़ लिया इसके कुछ नुकसान पढ़ लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर के नुकसान क्या है। पहला नुकसान, यहाँ बहुत पैसा लगता है। दूसरा नुकसान, यहाँ पर छोटे कस्टमर यहाँ से दूर रहते हैं। तीसरा प्रॉफिट आपका ये है कि मतलब सॉरी नुकसान ये है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी लोग दूर रहते हैं। फोर्थ, यहाँ पर खर्चा बहुत लगता है कि अगर आप मॉल ओपन कर रहे हैं तो उसका डेली की जो झाड़ू पोछा लग रहा है वो खर्चे भी कस्टमर से ले जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, सामान इससे महंगा हो जाता है। यहाँ पर आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाती। पर्सनल अटेंशन मतलब कि एक इंडिविजुअल बच्चे जो होते हैं ना, मतलब कि जैसे अगर आप हैं अकेले जा रहे हैं तो, बट यहाँ पर पर्सनल अटेंशन, यहाँ पर मॉल में खड़े होते हैं ना, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वो सबको एक साथ मैनेज करो, तो खाली आपको मैनेज नहीं करेगा वो, तो पर्सनल अटेंशन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चेन स्टोर के बारे में। इतना आपको समझ आ गया, इतना आप रिवाइज कर लेना। चलिए, हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इंटरनल ट्रेड। लास्ट की 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इंटरनल ट्रेड होता क्या है, उसके फीचर्स पढ़ चुके हैं हम, एंड उनके बेसिस पर हम उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं। जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार।
हमने इंटरनल ट्रेड में पढ़ लिया है, इसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, एंड आफ्टर डैट हमने रिटेलर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, क्या क्या सर्विसेज देता है, हमने ये पढ़ लिया है। और फिर हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होती है, फिक्स शॉप, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है चेन स्टोर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं चेन स्टोर। This is a system under which these large number of retail shop owned by the same proprietor which are scattered over the various places of a city, particular country and are engaged in same line of activity. चेन स्टोर वो स्टोर होती है जिसमें क्या होता है, मालिक एक होता है बट इसकी दुकानें बहुत सारी होती हैं। इसका देखते हैं हम, बेस्ट एग्जांपल हमारा बाटा। आपने बाटा के शोरूम्स में कभी गए होंगे, आपने कुछ शूज़ कभी कुछ परचेज़ करा होगा, इसमें ओनर तो एक ही होता है। दूसरा एग्जांपल बात करें लेंसकार्ट, लेंसकार्ट भी एक चेन स्टोर है। अब होता क्या है, चेन स्टोर का कुछ फ़ायदा होता है कस्टमर्स को। पहला फ़ायदा तो ये है कि वो अगर आप मान लेते हैं कहीं पर आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, मान लेते हैं वो रहते हैं यूपी में, वहाँ पर क्या करते हैं, आप एक मान लेते हैं चश्मा परचेज़ करते हैं लेंसकार्ट से, और आप फिर अपने घर आ जाते हैं दिल्ली में आप अपने घर आ जाते हैं, बट आपको फिर पता चलता है मेरे पास थोड़ा ना चश्मा फिट नहीं आ रहा है, कुछ जो स्क्रू हो थोड़ा लूज़ हो गया है। आप क्या करते हो, उसको एक्सचेंज करवाने की को मतलब सोचता हूँ इसको थोड़ा एक्सचेंज करवा लेता हूँ या इसको पूरा रिपेयर करवा लेता हूँ। अब आपको यूपी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के पास जहाँ पर भी आसपास लेंसकार्ट है वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा सकते हैं। ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चल रहे हैं, उसका प्राइस पूरे इंडिया में क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें होता है क्या है, मालिक एक होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं लेंसकार्ट की, जैसे हम बात कर रहे हैं, इसका जो ओनर है पीयूष बंसल, जो क्या है एक ऑनर जो चेन स्टोर में काम करता है। इट मीन्स उसके अंडर ही सारे जो जहाँ पर शॉप्स खुली हुई है, उसका मालिक नहीं है, उसका वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मालिक तो एक ही है। जैसे सबका मालिक एक होता है भगवान, वैसे ही क्या होता है, इसका मालिक एक होता है, वो है पीयूष बंसल लेंसकार्ट का, उसने चेन स्टोर में काम करता है वो। अब होता क्या फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर ये था आपसे, द थिंग्स सोल्ड एट द प्लेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस। इसमें एक ये होता है कि पूरे इंडिया में सामान जो बिक रहा होता है, बनता खाली एक या दो जगह ही है, पर बटता पूरे इंडिया में है। जो उसका मालिक होता है सामान को एक जगह ही बनाता है और पूरे इंडिया में क्या करता है, सामान को वो बेचता है, उसको हम कहते हैं चेन स्टोर। दूसरा फायदा क्या है, द ऑनर ऑफ ऑल द शॉप्स इज एन इंडिविजुअल ओवर द फर्म। पूरे सारी जो दुकानें हैं उसका ऑनर खाली एक ही होता है, मालिक। आ शॉप इज ओपन एट एवरी प्लेस वेयर द डिमांड फॉर द थिंग्स। ये दुकानें वहाँ खोलता है जहाँ पर उसको पता है कि यहाँ पर डिमांड्स आ रही है लोगों की, वहाँ पर क्या कर लेता है, अपनी शॉप ही ओपन कर देता है, वहाँ पर किसी को बिठा देता है। द सेल इज़ 100% कैश। यहाँ पर जो भी सेल करी जाती है सारी 100% कैश में होती हैं, कोई उधार की यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती नहीं है। चेन स्टोर्स में 100% सेल्स क्या होती है, कैश में होती है। देखिए जैसे कि कह सकते हैं लेंसकार्ट जो है ना, इसमें क्या है कि दुकानें काफ़ी आपके घरों के आसपास, आप जहाँ आप रहते हो ना अराउंड, ऐसा मतलब बहुत पॉसिबल है कि जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के आसपास से दो दुकानें तो कम से कम होंगी, दो नहीं तो एक दुकान तो होगी लेंसकार्ट की। आप जहाँ पर रहते हो उसके कुछ किलोमीटर थोड़ा सा दूर जाने पर आपको वो दुकान दिख जाएगी, बाटा की बात करें। बट यहाँ पर मालिक एक होता है। चेन स्टोर में समझ आ गया, चेन स्टोर वो स्टोर होती है जिसका मालिक एक होता है, पर वो दुकानें क्या करता है, काफ़ी जगह पर ये ओपन कर देता है। देखिए आगे आपसे कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चेन स्टोर। चेन स्टोर बनती कैसे है, सबसे पहले देखिए सूटेबल लोकेशंस। चेन स्टोर वहाँ पर ओपन होती है जहाँ पर उनको पता है डिमांड ज़्यादा आ रही है। These shops are established keeping in the view the needs of the lower class and the middle class people। ये ज़्यादातर वहाँ पर ओपन होती है जहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या होती है, शॉपें ओपन होती है। सेकंड, इसके लिए ना एक बिल्डिंग होती है, सुटेबल बिल्डिंग। द चीफ प्रॉब्लम फॉर द शॉप इज डैट द डेकोरेशन टू बी यूनिफॉर्म। बस दिक्कत एक चेन स्टोर में ये है कि लोगों को ना कुछ एक नया प्रोडक्ट नहीं मिलता,
आप लेंस कार्ट में कहीं पर भी चले जाओ, आपको सामान एक जैसा ही मिलेगा। क्यों? मालिक तो एक है, सामान तो बनता एक जगह ही है। तो कह सकते हैं कि लेंस कार्ट में एक ही, अगर आपको एक चश्मा परचेस करना है, आप ही सोचो कैसे करता हूँ मैं, सेक्टर 7 वाले लेंस कार्ट में नहीं, सेक्टर 8 वाले लेंस कार्ट में चल जाता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो प्रोडक्ट तो उसके पास भी है बट ख़त्म हो गया, स्टॉक में नहीं है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वो भी नया प्रोडक्ट उसके लिए नहीं है कि वो सामान भी आपको उधर मिल जाता, बट उसका तो सामान ख़त्म हो गया है। तो कह सकते हैं कि हर जगह जो वो कह सकते हैं डेकोरेशन क्या होती है, सेम होती है, अंदर का यहाँ तक कि प्रोडक्ट भी क्या होता है, हर जगह सेम होता है। तो कहीं दूसरी ब्रांच में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर हर जगह सामान क्या मिलता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम ही मिलता है। यहाँ तक कि इनफैक्ट बाहर की डेकोरेशन अंदर की डेकोरेशन ज़्यादातर क्या होती है, सेम ही होती है। थर्ड, इंटरनल डेकोरेशन। जो डेकोरेशन अंदर से होती है ना, वो क्या होती है, बिल्कुल साफ सफाई, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करके रखते हैं। और डेकोरेशन जो अंदर से होती है वो हर जगह ज़्यादातर क्या होती है, अभी जस्ट पढ़ा हमने, हर जगह क्या होती है, वो सेम होती है डेकोरेशन अंदर की भी। फोर्थ, सिंगल प्राइस सिस्टम। द थिंग्स सोल्ड इन द मल्टीपल शॉप्स शुड हैव द सेम प्राइस एंड द प्राइस शुड बी प्रिंटेड ऑन द पैकेज। सिंगल प्राइस होता है, ये कह सकते हैं अच्छी बात है कि कस्टमर्स को बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों के लिए बेकार बात भी हो, कुछ लोग बार्गेनिंग करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर पूरे इंडिया में उस सामान का प्राइस सेम ही होगा, चाहे आप कहीं से भी खरीद लो, चाहे आप किसी भी स्टेट में खरीद लो, किसी ब्रांच में जाके खरीद लो, उस सेम ब्रांड की ब्रांच में किसी भी जाके खरीद लो, आपको प्राइस हर जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, कहीं पर भी प्राइस डिफरेंस नहीं होगा। तो आपको ये कह सकते हैं चेन स्टोर में समझ आ गया। चेन स्टोर होती क्या है, जिसका मालिक एक होता है, अपनी दुकानें करता है, काफ़ी जगह ओपन कर देता है। सेकंड, इसके इस्टेब्लिशमेंट, इसके लिए कोई एक सुटेबल लोकेशन, ये वहाँ पर ओपन होते हैं जहाँ पर मिडिल क्लास रहते हैं, और जहाँ पर क्या होता है लोअर क्लास लोग रहते हैं, वहाँ पर इस एरिया में जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ पर ये दुकान खुल जाती है। इसकी जो बिल्डिंग है उसका बाहर का जो एक्सटीरियर, जो बाहर की डिज़ाइनिंग, हर दुकान में बाहर ज़्यादातर जो डिज़ाइनिंग क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए आपसे कहते हैं जो बिल्डिंग होती है ना, स्पेशल जो बिल्डिंग होती है, ज़्यादातर इसकी हर बिल्डिंग की क्या होती है, हर जगह ज़्यादातर सेम ही होती है। थर्ड, इंटरनल डेकोरेशन। ज़्यादातर जो डेकोरेशन होती है अंदर से बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है, हर जगह क्या होती है, डेकोरेशन बिल्कुल सेम होती है, कुछ भी डिफरेंस डेकोरेशन में नहीं होता है। सिंगल प्राइस सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो होता है ना सिंगल होता है, अलग अलग हर जगह प्राइस नहीं होता, हर जगह जाएंगे तो प्राइस आपको दिखेगा, यूनिफॉर्म प्राइस दिखता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसके एडवांटेजेस। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर। पहला एडवांटेजेस क्या है, फिक्स्ड एंड सिंगल प्राइस। अभी जस्ट पढ़ के आ चुके हैं कि हर जगह प्राइस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो कस्टमर को फ़ायदा है कि क्या होता है, हर जगह प्राइस क्या होगा, सेम होगा। The price of things that determined beforehand, this is the same at every place. This eliminates any chance of hanging, and there is confidence among the people about the places, क्योंकि उनको पता है हर जगह प्राइस सेम है। और ये भी कह सकते हैं कोई दुकान वाला, कोई शॉपकीपर जो लेंस कार्ट होगा, वो प्राइस को ज़्यादा बढ़ाकर नहीं बेच सकता, क्योंकि हर जगह प्राइस क्या होता है, सेम होता है। सेकंड, एंड ऑफ मिडल मैन। यहाँ मिडल मैन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर लेंस कार्ट का मालिक और एक उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बिठा रखा है बेचने के लिए, और आप कस्टमर कह सकते हैं। इधर आपका ऑनर और एक इधर एम्प्लॉयज़ और इधर आपका कस्टमर, ये बैठा हुआ होता है। ऑनर क्या करता है, सामान को एम्प्लॉयज़ के हाथ में देता है, और एम्प्लॉयज़ क्या करता है, कस्टमर के हाथ में देता है, और इसका प्राइस डिसाइड कौन करता है, ऑनर ही करता है। तो कह सकते हैं प्राइस बढ़ा चढ़ाकर वो प्राइस इंक्रीज़ करके वो उसको नहीं बेच सकता। अब आता है कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर जो भी ऐड करी जाती है एक साथ करी जाती है, ऐड अलग अलग नहीं होती। इट मीन्स अगर यहाँ पर मान लेते हैं आप सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में दो दुकानें लेंस कार्ट की रोहिणी में, तो सेक्टर 7 में जो ऐड हो रही है, कह सकते हैं वहाँ पर ऑफ़र लगी हुई है, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो ऑफ़र वो हर जगह वैलिड होगी, वो ये नहीं ऑफ़र खाली एक ही जगह वैलिड होगी, वो ऑफ़र पूरे इंडिया में वैलिड होगी वो ऑफ़र वो। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट क्या होती है, कलेक्टिव होती है। दूसरी बात, जो हमारे टीवी पे जो भी मतलब एडवर्टीजमेंट्स करी जाती है, वो एडवर्टीजमेंट पूरे इंडिया के लिए होती है, ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो यहाँ पर जो भी ऐड करी जाती है पूरे कंट्री के लिए करी जाती है, इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत हमारे को नहीं होती है। नेक्स्ट समझते हैं गुडविल इन पब्लिक।
यहाँ पर जो भी गुडविल क्रिएट करी जाती है वो गुडविल क्या होती है, सेम होती है पूरे इंडिया के अंदर। आप मान लेते हैं अगर आप एक काम करते हैं, छोटा सा एक आपकी एक बाहर शॉप है, तो आपकी गुडविल ना आपके आसपास के एरिया से सीमित होगी कि भाई हाँ ये शॉपकीपर बहुत अच्छा है, अच्छा सामान देता है, सस्ता सामान देता है, प्राइस बढ़ाकर नहीं बेचता। बट जो आपकी गुडविल है ना ये आप तक ही सीमित होगी। अगली गली, साथ वाली गली या सेक्टर 7 सेक्टर 8 तक यहाँ फेमस होंगे बस खाली। बट इनकी जो गुडविल होती है पूरे वर्ल्ड में क्या होती है, सेम होती है। लेंसकार्ट की गुडविल बनी हुई है कि यहाँ पे जो उसके लेंसेज होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बेस्ट। इनकी आफ्टर से सर्विस बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट, नियर टू कस्टमर्स। ये ज़्यादातर कहाँ बैठे होते हैं, कस्टमर्स के नियर बैठे होते हैं, जहाँ पर कस्टमर का मतलब जो मतलब कैसे रह रहे होते हैं, रेजिडेंस होता है उसके आसपास क्या कर लेते हैं, अपनी शॉप को ही ओपन कर लेते हैं। तो कस्टमर को भी ये बेनिफिशियल है कि कस्टमर को दूर जाना नहीं पड़ता, उनके घर के आसपास ये अवेलेबल हो जाता है। तो हमने बड़े एडवांटेजेस, पहला एडवांटेजेस हमारा था कि यहाँ पर क्या होता है, हर जगह फिक्स प्राइस होता है। सेकंड, यहाँ पर मिडल मैन खत्म हो जाता है, यहाँ पर सीधा ऑनर से सीधा कस्टमर के पास आता है। प्राइस डिसाइड कौन करता है, ऑनर ही डिसाइड करता है। थर्ड, कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर जो भी ऐड कर जाते हैं बिल्कुल कलेक्टिव होती है, हर जगह जो ऐड होती है हर जगह वैलिड वो होती है। गुडविल पब्लिक, इनकी जो गुडविल होती है पूरी पब्लिक के अंदर सेम होती है, इनकी गुडविल एक जगह नहीं बनती, पूरे वर्ल्ड में क्रिएट होती है इनकी गुडविल। लास्ट, ये हमेशा कहाँ होते हैं, कस्टमर के नियर होते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब आता है डिसएडवांटेजेस, कुछ नुकसान भी होंगे इसके चेन स्टोर के। पहला, यहाँ पैसा बहुत लगता है। खुद सोचिए, मालिक एक और दुकानें 5 लेंसकार्ट की भी आपको बताया अराउंड पूरे इंडिया के अंदर मान के चलते हैं 2000 दुकानें तो होंगी। 2000 दुकानें एक ऑनर को खरीदना या रेंट पे लेना कितना महंगा पड़ता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसा बहुत चाहिए आपको, चेन स्टोर ओपन करने के लिए पैसा बहुत चाहिए होता है। सेकंड, यहाँ पर आप किसी कस्टमर्स को उधार सामान नहीं बेच रहे, तो जो कस्टमर उधार सामान खरीदना चाहता था वो तो आपके पास आएगा ही नहीं। यहाँ पर आपको मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पर सिलेक्शन लिमिटेड होती है। आप चाहे सामान किसी ब्रांच से खरीद लो, सेक्टर 7 से सेक्टर 8 से, हर जगह आपको प्रोडक्ट सेम ही दिखेगा, कुछ अलग नहीं होगा प्रोडक्ट के अंदर। हर जगह प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। जो कलर रेड कलर है ना, उधर भी आपको जाओगे तो उधर भी आपको रेड कलर ही दिखेगा। ये आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करते, घर पे डिलीवरी नहीं देते, ये आपको खुद ही वहाँ पर जाकर लेना पड़ता है। हैवी लॉस ड्यू टू द चेंज इन डिमांड, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है कि अगर कुछ डिमांड चेंज हो गई। मान लेते हैं जैसे आपको बताया अभी 2000 दुकानें हैं, हर दुकान पे सेम मतलब कह सकते हैं जो भी प्रोडक्ट होगा सेम प्रोडक्ट होगा। मान लेते हैं रेड कलर का एक चश्मा है, वो हर दुकान पे 2000 दुकानों पर है, कम से कम 2 चश्मे तो हर दुकान पे होंगे ही होंगे। देखते हैं, 2 चश्मे हैं और दुकानें हैं 2000, तो कह सकते हैं कि टोटल चश्मे बने होंगे वो 20,000 बने होंगे। और मान लेते हैं लोगों की ना थोड़ी डिमांड कह सकते हैं या लोगों का थोड़ा फैशन चेंज हो गया है, अब उनको रेड कलर का चश्मा पसंद नहीं आता, तो कह सकते हैं कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो गया। 20,000 चश्मे को उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज फेंकना पड़ेगा, क्योंकि कह सकते हैं डिमांड, इसकी जो नया फैशन आ गया इस पुराने चीज़ की डिमांड खत्म हो गई है। तो यहाँ लॉस ही बहुत बड़ा होता है। गलती से अगर डिमांड चेंज हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस सारे के सारे प्रोडक्ट्स को हटाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, लैक ऑफ सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियसली है कि आपको बताया पूरे इंडिया में है ये तो लेंसकार्ट, तो पूरे आप मालिक तो आप ही हो खाली, तो पूरे इंडिया को मैनेज करना, हर दुकानों को संभालना, 2000 दुकानों को संभालना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो आपके ये नुकसान थे। पहला नुकसान आपका था ह्यूज कैपिटल, यहाँ बहुत पैसा लगता है। सेकंड, यहाँ पर आप उधार सेल नहीं करते हो। थर्ड, यहाँ पर हर जगह सिलेक्शन सेम होती है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं होता है। ये आपको घर की डिलीवरी नहीं देते हैं, पर आज के टाइम में घर होम डिलीवरी अलाउड हो गई है वैसे। हैवी लॉस ड्यू टू द चेंज इन डिमांड, अगर गलती से भी डिमांड चेंज होती है तो कह सकते हैं आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने चश्मे को हटाना पड़ेगा। लैक ऑफ सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम, आपका उस बिजनेस पे या आपको उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, 2000 दुकानों को संभालना बहुत ज़्यादा क्या डिफिकल्ट है। नेक्स्ट समझते हैं, देखिए अब आता है डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होती है और चेन स्टोर के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चल पहला डिफरेंस क्या था, लोकेशन।
ये ज़्यादातर कहाँ होता है? एट मेजर, बताया था मॉल ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर अमीरी है, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पर रिच पीपल्स रहते हैं, जहाँ पर इनकी इनकम हाई बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर बनी होती है। बट ये नहीं, ये क्या होते हैं? अलग अलग जगह क्या होते हैं? ओपन होते हैं ये कहाँ होता है? अलग अलग जगह ओपन होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ज़्यादातर बड़ी जगह पर ओपन होते हैं ये। इनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट, इनके पास आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा सामान दिख जाएगा। यहाँ पर आपको एक सामान नहीं, यहाँ पर आपको हजारों सामान मिल जाएगा खरीदने के लिए। बट चेन स्टोर में आपको सामान क्या होता है? लिमिटेड होता है। क्वांटिटी ज़्यादा होती है बट सिलेक्शन लिमिटेड होती है। चश्मा रखा होगा रेड, ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन, ये 4 कलर के चश्मे रखे होंगे। उनके फ्रेम जो कलर होंगे, एज्यूम कर लेते ब्लैक कलर का रखा होगा, तो आपके पास यही 4-5 कलर है जिसका चूज़ कर सकते हो। इधर नहीं, हर किसी शॉप में चल लो लेंस कट के आपको यही कलर दिखेंगे। तो कह सकते हैं आपका सिलेक्शन क्या होती है? लिमिटेड। बट मॉल में सिलेक्शन लिमिटेड नहीं होती। मॉल में क्या होता है? सामान बहुत सारा होता है। प्राइसिंग, यहाँ पर कह सकते हैं मॉल के अंदर प्राइस यूनिफॉर्म नहीं होता। इस मॉल में अलग प्राइस है तो दूसरे मॉल में कह सकते हैं अलग प्राइस होगा। तो कह सकते हैं यहाँ प्राइस आपको क्या नहीं होता? यूनिफॉर्म नहीं होता। बट यहाँ पर एक यही तो बेनिफिट है कि यहाँ पर जो प्राइस होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर इसका जो प्राइस होता है क्या होता है? आपका यूनिफॉर्म प्राइस होता है। चेन स्टोर में प्राइस यूनिफॉर्म होता है बट डिपार्टमेंटल स्टोर में प्राइस यूनिफॉर्म नहीं होता है। एक ही रह गया था सर्विस ऑफर वाला। इसमें कहता है दे प्रोवाइड सर्विस लाइक द पोस्ट ऑफिस, रेस्टोरेंट। ये आपको होम डिलीवरी भी दे देते हैं ये। बट चेन स्टोर आपको कोई होम डिलीवरी नहीं देता है, बट आपको गारंटी जरूर देता है कि कुछ भी दिक्कत हो आप कॉल कर देना और आप आ जाना, हम आपका सामान फ्री में रिपेयर करके या जो भी कॉस्ट होगी हम आपको रिपेयर करके दे देंगे। बट मॉल में सामान रिपेयर नहीं होता। अगर आपने मॉल में सामान एक बार खरीद लिया तो आप वहाँ पर उसको सामान का एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। बट एक्सचेंज तो आप यहाँ पर भी नहीं कर सकते चेन स्टोर में, बट आप अपना सामान रिपेयर करवा सकते हो आप फ्री में या जो भी कॉस्ट आपसे लेंगे। पर मॉल वाले कभी सामान को रिपेयर करते ही नहीं है। टाइप ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं जो इनकी इनकम थोड़ी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यहाँ पर कह सकते हैं जनरल पब्लिक भी, नॉर्मल लोग भी यहाँ पर चले जाते हैं सामान खरीदने। ये आपको उधार कभी कभार दे देता है मॉल वाला, वैसे ये भी नहीं देते बट कभी कभार एज्यूम कर लेते हैं आपको दे देता है। बट चेंज स्टोर तो कभी आपको उधार देगा ही नहीं। वो कभी उधार में काम करता ही नहीं, वो हमेशा किस में काम करता है? कैश में काम करता है हमेशा वो। आई थिंक समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा समझा दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली है। डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर में पहला कहते हैं लोकेशन, ये ज़्यादातर बड़ी जगह पर ओपन होते हैं। ये लोगों के घरों के आसपास ये ओपन होते हैं। सेकंड, इनके पास सामान की क्वांटिटी और कह सकते हैं नंबर ऑफ़ थिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके पास लिमिटेड होती हैं। इनके पास कुछ ही कलर के, कुछ ही डिज़ाइन के जो होते हैं और वो डिज़ाइन हर जगह क्या होता है? सेम ही होता है। तो आपको दूसरी शॉप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी से खरीद लो। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ब्लैक है तो हर जगह चश्मा क्या होगा? सेम ही डिज़ाइन का होगा। आपको वहाँ पर डिज़ाइन अलग दिखने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मालिक तो एक ही था, बनता तो सामान एक ही जगह है। दे प्रोवाइड सर्विस लाइक द पोस्ट ऑफिस, ये आपको घर पे डिलीवरी दे देते हैं बट आपको ये घर पे डिलीवरी नहीं देते हैं। बट आपको एक श्योरिटी दिला देता है हम आपका सामान रिपेयर जरूर कर देंगे। बट मॉल वाला कह सकते हैं सामान रिपेयर नहीं करता है, ये आपका सामान को रिपेयर कर देता है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्राइस सेम नहीं होता है बट यहाँ पर आपका प्राइस हर जगह क्या होता है? सेम होता है। यहाँ प्राइस आपका सेम नहीं होता है, यहाँ पर आपका प्राइस सेम होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर ज़्यादातर कौन आते हैं? हाई इनकम, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। मॉल में ज़्यादातर वही लोग जाते हैं बट यहाँ पर जनरल पब्लिक भी चली जाती है। नॉर्मल जिनकी लो इनकम है या जिसकी एवरेज इनकम है, यहाँ पर वो भी लोग भी चले जाते हैं। उधार, ये आपको उधार कभी कभार दे देता है, वैसे तो ये भी नहीं देता बट कभी कभार आपको फिर भी प्रोवाइड कर देता है ये। बट चेन स्टोर तो आपको उधार कभी देता ही नहीं है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है। अभी हमने पढ़ा डिमांड डिपार्टमेंटल स्टोर, उसका फिर हमने चेन स्टोर। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर में, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर और मेल ऑर्डर बिजनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझते क्या होता है मेल ऑर्डर बिजनेस होता क्या है। कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस इज रिटेल एस्टेब्लिशमेंट दैट रिसीव इट्स ऑर्डर एंड मेक सेंड बाय मेल। ये क्या करता है? एक शॉप वाले घर में बैठा रहता है और ऑर्डर को रिसीव करता है और कस्टमर के घर पे जाकर ये दे आता है। बट इसके पास अपनी खुद की दुकानें नहीं होती हैं। इनके पास खुद की दुकानें नहीं होती हैं। क्या करता है? बस ये कस्टमर से कहता है, कस्टमर से पूछता है, वो कहता है मुझे मान लेते हैं 5 किलो 5 लीटर दूध चाहिए। क्या करता है ये? उससे खरीद के इसको पकड़ा देता है।
जैसे आपको पता है, एक बेस्ट एग्जांपल ब्लिंकिट, आपने सुना होगा ब्लिंकिट। उसमें क्या होता है, आप उसकी ऐप पे जाएंगे, आपको जो सामान चाहिए आप क्या कर सकते हो, उसको परचेस कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल जोमेटो, स्विगी। स्विगी पे आप जाइए, वहाँ पर आपको जो भी खाने की डिश पसंद है आप उसको सेलेक्ट करिए, ऑर्डर करिए। उनके पास ऑर्डर के पे मतलब कह सकते हैं नोटिस आ जाता है। तो कह सकते हैं आफ्टर डेट वो क्या करते हैं, आप आपके लिए सामान जाते हैं खरीदने के लिए और आपको जाकर ये घर पे दे आते हैं। इनके खुद के गोडाउन्स नहीं होते हैं, इनकी खुद की दुकानें नहीं होती हैं। ये बिना दुकान के करते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं? तो मेल ऑर्डर बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें आपके पास कोई दुकान नहीं होती है, बिना दुकान के करते हैं आप काम करते हैं। बिना दुकान के करते हैं आप काम करते हैं। कहते हैं इसके फीचर्स, ट्रेडिंग बाय पोस्ट। यहाँ पर जो भी काम होता है ना, सारा काम पोस्ट के द्वारा होता है, कि लोगों के लोगों को कह सकते हैं घर पे पहुँचाया जाता है सामान। कहते हैं देर इज नो पर्सन कॉन्टैक्ट बिटवीन द परचेजर एंड द सेलर बिकॉज यू ऑर्डर इन द प्लेस गुड्स रिसीव बाय थ्रू द मेल। यहाँ पर होता क्या है, मान लेते हैं आपने मैकडी से क्या करा, एक जो मैकडोनल्ड है वहाँ से आपने स्विगी पे जाकर ऑर्डर प्लेस करा। तो कह सकते हैं वहाँ पर, तो कह सकते हैं जो मैकडी से जो बर्गर आ रहा है वो मालिक लेके नहीं आएगा, वो स्विगी का कह सकते हैं एम्प्लॉय लेके आएगा। तो मैं मैकडी से इंटरेक्ट नहीं कर पाया। तो यही होता है ट्रेडिंग बाय पोस्ट में। यहाँ पर आपका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। जो बेच रहा है, बेच कौन रहा था, मैकडी वाला, खरीद आप रहे हो, बट आप दोनों आपस में मिलते नहीं हो। क्यों? उसके बीच में कोई एक एजेंट आ जाता है। जैसा हमने बिल्कुल ऊपर पढ़ा था इनडायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर, जिसमें क्या करते हैं हम किसी एक एजेंट को हायर कर लेते हैं, वही काम स्विगी के अंदर होता है। सेकंड, कैश ट्रेडिंग। यहाँ पर उधार का काम तो होता ही नहीं है। आपने कभी बोला स्विगी से ऑर्डर करा होगा, जोमेटो से ऑर्डर करा होगा, आपने उनको नहीं बोला कि अंकल पापा नहीं है, मैं आपको शाम को दे दूंगा, ऐसा वहाँ पर होता ही नहीं है। पेमेंट दो तभी आपको हाथ में सामान देंगे, तरह से सामान हाथ में आपके नहीं देंगे, आपको देंगे ही नहीं वो। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, कैश ट्रेडिंग भी करी जाती है। थर्ड, ट्रेडिंग विदाउट शॉप। एक इसका फीचर ये भी अच्छा है, बिना दुकान के काम हो जाता है। अब स्विगी वाले क्या करेगा दुकान लेकर, जब उसको क्या करना है, एक रेस्टोरेंट से सामान खरीदना है, जिस भी रेस्टोरेंट से आपने चूज़ करा है वहाँ पर जाके खरीदेगा और आपके घर आके दिया है। उसको करना क्या है शॉप का, तो शॉप को परचेस करता ही नहीं है वो। लेस कैपिटल, पैसा भी कम लगता है, क्योंकि आज के डेट में काफ़ी पैसा तो घरों के मतलब कि शॉप खरीदने में लग जाता है, ज़मीनें खरीदने में। कुछ खरीदने की नीड ही नहीं है, बस खाली ट्रांसपोर्ट जरूर होना चाहिए, उस ट्रांसपोर्ट में पैसा लगाएगा और कह सकते हैं अपना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर पैसा लगता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर शॉप ओपन करनी नहीं है, तो उसका पैसा तो बच ही जाएगा। अब आता है वाइटर मार्केट। इसकी मार्केट ना छोटी नहीं होती है। स्विगी काफ़ी जगह, ऑलमोस्ट हर जगह इंडिया में ज़्यादातर काफ़ी जगह क्या आता है, काफ़ी जगह चल रहा है। तो कह सकते हैं इसकी मार्केट वाइडर होती है। अमेज़ॉन, उसकी मार्केट पूरे वर्ल्ड में है। तो इनका जो एरिया होता है ना, छोटा एरिया, इनका एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। एंड ऑफ मिडलमैन, यहाँ मिडलमैन चला जाता है, यहाँ पर बस खाली एक एजेंट रह जाता है, जो स्विगी वाला जो एम्प्लॉई है जो मुझे घर दे के आ रहा है, मतलब जो क्या बोलते हैं मतलब जो मेरे घर देने आ रहा है सामान, खाली वही रह जाता है बस इधर। तो इतना समझ आ गया होगा, मेल ऑर्डर बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें क्या होता है, आप ऑर्डर प्लेस करते हो और आपके घर क्या होता है, सामान डिलीवर हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। पहले हमने पढ़ा ट्रेडिंग बाय पोस्ट। ये हमारा क्या होता है, हमारी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाती है मालिक से, क्योंकि मालिक बना सामान जब बेचता है तो स्विगी वाले को बेचेगा और वो सामान वो लेके आएगा मेरे घर, ना कि मालिक। तो मैं स्विगी वाले को जान पाऊंगा, मैं तो उसको जान ही नहीं सकता। यहाँ पर सारा काम कैश में होता है, यहाँ पर उधार की ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर बिना शॉप के भी काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शॉप की नीड होती ही नहीं है। फोर्थ, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ थोड़ा पैसा कह सकते हैं कम लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको शॉप खरीदनी नहीं होती है, उसका रेंट बच जाता है शॉप का। इसकी जो मार्केट होती है बहुत बड़ी होती है, छोटी मार्केट नहीं है कि आपकी गली तक ही सीमित होगा। इसकी जो मार्केट होती है बहुत बड़ी होती है, काफ़ी लंबे एरिया में फैली हुई होती है। लोग इससे मतलब बहुत जगह क्या होता है, डीलिंग से करता है। यहाँ मिडिल मैन खत्म हो जाता है, मिडिल में यहाँ से मिडिल मैन क्या हो जाता है, एंड यहाँ से मिडिल मैन चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाली बस एक कह सकते हैं, अगर हम स्विगी की बात करें तो एक रेस्टोरेंट रह गया और एक कस्टमर, इसके बीच में एक स्विगी वाला है बस, जो ये कर रहा है सामान को डिलीवर कर रहा है बस, और कोई नहीं होता यहाँ पर। तो कह सकते हैं ये क्या होता है, हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। अब आता है इसका प्रोसीजर होता क्या है। देखिए, मेल ऑर्डर बिजनेस, अगर आपको मेल ऑर्डर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे स्विगी ऐप है,
वैसे एक ऐप आप भी ओपन करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? पहला प्रोसेस, सबसे पहले तो आपको अपने ना मेलिंग लिस्ट बना लेनी है कि आप क्या करेंगे, मतलब आप अपने ऐप पर कौन कौन सा सामान बेचोगे। स्विगी ने डिसाइड कर रखा है कि भाई हमारे, आप जैसे स्विगी पर डिसाइड कर जाएंगे ना, आपके ये नहीं कि आपके घर के आसपास के सारे शॉप उस पर मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। उस पर एक सिलेक्टेड शॉप्स होती हैं, जैसे गर्ग स्वीट हो गया, अग्रवाल स्वीट हो गया, सारी शॉप्स उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होती है। आपके घर के नीचे एक अंकल है जो समोसे बनाते हैं, वो शॉप शायद रजिस्टर्ड ना हो उसके पास। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पहले चूज़ करना पड़ता है कि आप किस प्रोडक्ट में काम करेंगे, कि आपको खाने वाली चीज़ों में काम करना है या आपको डेली यूज़ की चीज़ों में काम करना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना मेनिंग लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, आप उसमें सामान लिखोगे, आप किस क्या क्या सामान बेचोगे। अब मैं क्या बोलते हैं, जैसे कि स्विगी ऐप ओपन करता हूँ, वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें आ जाती हैं। तो उसने डिसाइड कर रखा है मुझे करना है खाने की ये चीज़ें बेचनी है। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट रेगुलर करनी पड़ती है, बिना एडवर्टीजमेंट के यहाँ पर तो काम हो ही नहीं सकता। आपने भी कई बार यूट्यूब आप रन करते हैं या आपने एक इंस्टाग्राम का भी यूज़ करा हो, तो उसके अंदर बहुत सारी क्या आती है, ऐड आ रही होती है, ऐड चल रही होती है, स्विगी की, जोमेटो की। आपको ऐड तो यहाँ पर करनी ही पड़ती है। थर्ड, आपने जब लिस्ट बना दी, आपने ऐड कर दी, जब एडवर्टीजमेंट जब कस्टमर्स के पास पहुँचती है, वो क्या करते हैं, आपके पास ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस इट मीन्स, जैसे अगर मान लेते हैं एक स्विगी ऐप थी, उसने ऐप में डिसाइड कर लिया मुझे क्या करना है, समोसे ब्रेड पकौड़े बेचने हैं, उसने डिसाइड कर लिया। उसके बाद उसने कर दी अपनी ऐप की, स्विगी ऐप की कर दी, उसने एडवर्टीजमेंट मार्केट में कर दी। थर्ड, अब उसके पास क्या आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप उसका ऑर्डर करोगे, भाई मुझे 5 समोसे चाहिए। वो क्या करेगा, जब उसके जैसे ऑर्डर उसके पास रिसीव होगा, तभी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट इट मीन्स, ऑर्डर अपने एम्प्लॉय को बोलेगा जा भाई जा, गर्ग सूट जा, 5 समोसे खरीद और क्या करते कस्टमर के घर जाके दे आ। स्विगी वाला अगर है तो स्विगी वाला जो मालिक है क्या कहेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को जा तो 5 समोसे गर्ग सूट से खरीद, या जिस भी ऐप से आपने बोला है कि जिस रेस्टोरेंट से खरीदने हैं उस रेस्टोरेंट पे जा, 5 समोसे खरीद और कस्टमर के घर जाके दे आ। उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। जब वो आपके घर सामान लेकर आएगा तो आप क्या करोगे, उसको पेमेंट, इट मीन्स वो उसके पास तो पेमेंट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, उनका पेमेंट रिसीव हो जाती है। कुछ फ़ायदे भी होंगे अब मेल ऑर्डर बिजनेस के। तो पहले आपको ये समझ आ गया होगा इसका प्रोसीजर क्या है। अगर आपको मेल ऑर्डर बिजनेस ओपन करना है तो पहले आपको अपनी मेलिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी, मेलिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी। आफ्टर आपको एक बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट पर, फिर आपके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको ऑर्डर का एग्जीक्यूट करना है, फिर आपको वहाँ से क्या होगी, पेमेंट कस्टमर के पास से पेमेंट आने स्टार्ट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो हमारा एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। देखिए, होम डिलीवरी, ये काम भी पूरा ये होता है कि यहाँ पर आपको बेनिफिट है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, सामान को ऑर्डर कर सकते हो। द फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी इज ऑल्सो अवेलेबल इन द अदर सिस्टम ऑफ द रिटेल ट्रेड, बट अंडर दो सिस्टम ऑफ द कस्टमर हैव टू गो टू द शॉप टू बाय द गुड्स। यहाँ पर आपका सबसे अच्छा बेनिफिट, आप क्या कर सकते हो, सामान को घर बैठे बैठे खरीद सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स, यहाँ पर क्या होता है, आपको वो सामान मिल जाता है जो सामान आसपास नहीं मिल रहा था। मान लेते समोसे थे आपके नीचे, आप क्या बोलते हैं, आपके घर के नीचे एक समोसे की शॉप है, वहाँ पर समोसे ख़त्म हो गए, तो ये स्विगी वाला क्या करेगा, कहीं ना कहीं से समोसे खरीद के लाकर आपको दे देगा। जो सामान आपके घर के आसपास अवेलेबल नहीं है, वो सामान भी करते हैं लाकर आपको दे देता है। इजी मनी अरेंजमेंट, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप मनी अरेंजमेंट बड़ा आराम से कर सकते हैं। बट अगर अब इसमें हमारे को एग्जांपल दूसरा लेना पड़ेगा, स्विगी वाला एग्जांपल इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो ये होता है कि चलो आप इसमें भी ले सकते हैं। मान लो आपने ऑर्डर करा अभी, ठीक है, आपने पापा को कॉल करा, पापा कितनी देर में आ रहे हो, मुझे पैसे चाहिए, मैंने मतलब ना 5 बिस्किट्स या मतलब 5 जो हमने समोसा ऑर्डर कर रखे हैं। तो कहेंगे, पापा कहेंगे बेटा 5 मतलब 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। आप इतने का कर दोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर प्लेस करूँगा कम से कम आधा घंटा तो लगा ही देते हैं वो ऑर्डर को आने में। जब ऑर्डर लेके आएंगे इतने पापा आ जाएंगे, पापा से पैसे लेकर उनको मैं दे दूंगा। आपके पास मनी अरेंजमेंट आप कर सकते हो। अगर यही अमेज़ॉन की बात करूं तो अमेज़ॉन में क्या होता है कि आपके मतलब कि एक आपको सामान परचेस करना है, एक फ़ोन परचेस करना है आपको, और पापा अभी है नहीं घर पे, या आपके पास पैसे नहीं है अभी, आपके पास पैसे आएंगे परसों, पैसे आएंगे आपके पास, आप क्या करोगे, फ़ोन अभी अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर दोगे, क्योंकि फ़ोन ये तो है नहीं आज आ जाएगा, और अमेज़ॉन दिखा रहा है ये डिलीवरी 5 दिन बाद होगी। तो आपको पता है मेरे पास पैसे परसों आ जाएंगे,
तो आप क्या कर लोगे, सामान को अभी बाय कर लोगे, पेमेंट की दिक्कत नहीं है, पेमेंट आपके पास 2 दिन बाद आई जाएगी, 2 नहीं तो 3 दिन बाद तो आई जाएगी, पर फ़ोन तो 5 दिन बाद आएगा ना, तब तक मेरे पैसे भी आ जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सामान को ना आप बाय कर सकते हैं, आपके पास मनी अरेंज करने का टाइम मिल जाता है, आपका टाइम बच जाता है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना धूप में जाते थक जाते, तो वो सब चीज़ें हैं ही नहीं, यहाँ पर आपको कह सकते हैं समय बच जाता है। चीप प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको सस्ता सामान भी यहाँ पर आपको अवेलेबल ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको खाली महंगे सामान मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर आपको सस्ता सामान भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस मेल ऑर्डर बिजनेस के। पहला होम डिलीवरी है, दूसरा अवेलेबल ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स, जो आपके घर के आसपास सामान नहीं है वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो आप पैसा अरेंज करने में आपके पास टाइम होता है, क्योंकि सामान अभी आया नहीं है एकदम से, कुछ टाइम लगेगा, कुछ आधा घंटा या कुछ 5 दिन लगेंगे अगर आपने कोई एक अमेज़न से ऑर्डर प्लेस करा है तो। यहाँ पर आपका समय बच जाता है, आपको वही सामान अगर समोसे लेके आने हो तो आपको खुद जाना पड़ता 5 समोसे लेने, और घर के नीचे तो है नहीं, दूर जाना पड़ता, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका काम को कौन करके देगा, मेल ऑर्डर बिजनेस करके देगा। यहाँ पर आपको सस्ता सामान भी अवेलेबल हो जाता है, यहाँ पर आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको चीप रेट का भी सामान आपको आपको अवेलेबल हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा कस्टमर को फ़ायदा क्या है, ये जो हमने पढ़ा तो ऊपर ये सारा, ये फ़ायदा खाली किसका हो रहा था, कस्टमर को फ़ायदा क्या हो रहा है, यही था आपका, कस्टमर को फ़ायदा क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि बिजनेस को भी तो फ़ायदा होगा कुछ। एडवांटेजेस टू द सेलर, अब जो बेच रहा है उसको फ़ायदा क्या है, इट मीन्स स्विगी वाला या अमेज़ोन है उसको फ़ायदा क्या है, स्विगी वाला जो है उसको फ़ायदा क्या है। पहला, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की नीड ही नहीं है, क्यों, शॉप तो खरीदनी नहीं है, शॉप नहीं खरीदनी तो पैसा तो वहाँ बच ही गया, काफ़ी पैसा तो आपका, तो कह सकते हैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने उसको पड़ते ही नहीं है। सेकंड, दुकान पे खर्चा नहीं करना, दुकान होती ही नहीं है, दुकान रेस्टोरेंट पे जाएगा, सामान खरीदेगा, लोगों के घर जाकर दे आएगा, तो शॉप की तो नीड ही नहीं है उसको। उसका एरिया छोटा एरिया नहीं, उसका एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइड होता है, वो छोटे एरिया में काम नहीं करता, उसका एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसको बैड डेट्स की दिक्कत ही नहीं है, उसको ये दिक्कत नहीं मैं कस्टमर के घर जाऊँ, कस्टमर मुझे पैसा नहीं देगा, कस्टमर पैसा नहीं देगा तो उसको सामान भी नहीं देगा ये, उसको सामान भी ये ज़्यादातर वैसे ऐसा नहीं होता है, जिसके पास पैसा होता है ज़्यादातर वही ऑर्डर करता है। हर इंसान को क्यों पता है कि क्यों मैं किसी को, कुछ लोग होते हैं परेशान करने वाले, पर ज़्यादातर लोग नहीं होते, क्या करते हैं, अगर आपको पता है आपके पास पिज़्ज़ा खरीदने के मतलब 150-200 जो भी आता है 500 का, आपके पास पैसे हैं तब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, तरह से आप ऑर्डर ही प्लेस नहीं करोगे, आपने शायद कोई आज तक ऑर्डर प्लेस नहीं करा होगा, आपने वैसे फ्री फंड में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, आपके पास पैसे थे ही नहीं, और जब आया आपने मना कर दिया भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, ऐसा नहीं करते ज़्यादातर लोग। नो नीड ऑफ गोडाउन, अभी बताया शॉप की नीड नहीं है तो गोडाउन की नीड भी नहीं है, 5 समोसे खरीदेगा अग्रवाल से और आपको घर आके दिया आएगा, अग्रवाल स्वीट से खरीदेगा और आपको घर पे आके दिया आएगा, उसको गोडाउन में रख के क्या करेगा 5 समोसों का वो, तो यहाँ पर गोडाउन की नीड भी नहीं होती है। एक फ़ायदा है क्विक पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट ना मुझे बहुत जल्दी तरीके से मिल जाती है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता, बस समोसा खरीद के लाऊंगा 5, आपके घर दे के आऊँगा, आप मुझे हैंड टू हैंड कर दोगे, पैसे दे दोगे, तो मेरा पैसा जल्दी से मिल जाता है, यहाँ पर मैं उधार पे सामान बेचता ही नहीं, मुझे पैसा हैंड टू हैंड यहाँ पर मिल जाता है। तो हमने पढ़ा कि दुकान वाले को मतलब कि जो बेच रहा है इट मीन स्विगी, उसको फ़ायदा क्या है, इधर हमने पढ़ा कि जो स्विगी है उसको फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा हमारा ये था कि उसको पैसा कम लगाना पड़ रहा है, दूसरा फ़ायदा उसकी शॉप खरीदनी नहीं पड़ रही, तीसरा फ़ायदा उसको ये छोटे एरिया में बहुत बड़े एरिया में काम करता है, इसका पैसा कहीं नहीं जाएगा, एंड इसको गोडाउंस की नीड नहीं होती है, एंड लास्ट इसको क्या होता है, पैसा बड़े जल्दी से कस्टमर से रिफ़ंड कस्टमर से मिल जाता है पैसा इसको अपना। चलिए आगे समझते हैं। अब वही सेम कुछ नुकसान भी होंगे इसके, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस, पहला कि लोग को उधार पे सामान नहीं बेचता, तो कुछ लोग जो लोग उधार पे खरीदते हैं वो तो इससे दूर ही रहेंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं। एक दिक्कत ये है, अगर समोसा खाने का भी मन कर रहा है, या मान लो एकदम से गेस्ट आ गए घर में और आपको अभी चाहिए, वो आपको अभी सामान ला कर नहीं देगा। दूसरे अमेज़ोन की बात करूँ, आपका फ़ोन खरीदना है आज ही और कल किसी पार्टी में जाना है, तो आप सोचो आपको आज ही फ़ोन मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो कह सकते हैं फ़ोन 3-4 दिन बाद आएगा, तो आपको एकदम से इमीडिएट इसकी डिलीवरी नहीं मिलती है। थर्ड, प्रॉब्लम इन मेकिंग मेलिंग लिस्ट, यहाँ पर दिक्कत होती है मेलिंग लिस्ट बनाने में।
पहले आपने खाली उसमें लिखा था समोसे और ब्रेड पकौड़े में हम क्या करते हैं, स्विगी वाले ने लिखा कि मैं समोसे और ब्रेड पकौड़े बेचता हूँ। कल ऐड करेगा मैं छोले भटूरे बेचता हूँ। परसों ऐड करेगा मैं क्या होता है पाव भाजी बेचता हूँ। आई नो मुझे पानी आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, सहन कर लो, कोई बात नहीं, पेपर के बाद खा लेना अच्छे से। कहता है मोर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। यहाँ पर क्या भी होता है कि बहुत सारा क्या होता है पैसा खर्च करा जाता है। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है बहुत सारा पैसा खर्च करा जाता है, कि पैसा बहुत लगता है क्योंकि आपको पता है बिजनेस चलता है किस पे, एडवर्टीजमेंट पे। तो यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करा जाता है। जब एडवर्टीजमेंट थोड़ा पैसा खर्च कर जाता है ना, थोड़ी सी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आपने भी कहीं 5 समोसे मतलब कुछ मंगवाए, जैसे मान लो कि जैसे हमारा एग्जांपल चल रहा है 5 समोसे का, अगर आपने 5 समोसे मंगवाए हैं, 15 रुपये का एक समोसा है, 15 पंजे 75, 75 रुपीज़ हो गए, बट आप 75 नहीं लेगा, वो आपसे 90 रुपीज़ लेगा। क्यों? 15 रुपये उसकी क्या बोलते हैं, कह सकते हैं जो मालिक है ऑनर, वो भी कुछ पैसे कमाएगा, फिर जो लेके आए एम्प्लॉयज़ उसको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और फिर क्या बोलते हैं जो उसने एडवर्टीजमेंट जो बहुत सारे खर्चे करे, पेट्रोल लगा, जो लेके आया था बाइक पे उसका भी खर्चा आपसे लेगा वो। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो होता है उसका खर्चा कस्टमर से ले जाता है, तो सामान की कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमारा पहला नुकसान ये था कि यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती है, उधार के टाइम यहाँ पर होता नहीं, तो कस्टमर चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्विक डिलीवरी एकदम से घर पे सामान डिलीवर नहीं होता है। थर्ड, यहाँ पर दिक्कत होती है कि आप क्या करते हो, डेली डेली नई नई चीज़ ऐड करते रहते हो, तो कस्टमर से कंफ्यूज होता रहता है। डेली उसके ऊपर नोटिफिकेशन आता रहता है कि आज ये ऐड हुआ है, आज ये ऐड हुआ, तो कस्टमर्स क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इरीटेट हो जाते हैं। मोर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यहाँ पर कह सकते हैं बहुत पैसा काफ़ी खर्च होता है एडवर्टीजमेंट पे। लास्ट, यहाँ पर क्या होता है सामान का प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होगा तो वो कह सकते हैं कि उसका सामान का प्राइस क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका। अब आपका वैसे जीएसटी आता है, बस जीएसटी में बस एक डेट से याद कर लो, इसकी ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट करी गई थी जीएसटी, और सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में आई थी। और आपने अकाउंटेंसी में तो पढ़ा ही होगा, जीएसटी पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी तो आपको पक्का इतना तो पता ही होगा। तो आप सारी ना क्या बोलते हैं जो भी कुछ जीएसटी के बारे में लिखा आता है ना, तो आप वो अकाउंटेंसी का लिखाना, तो आप ये सब रहने दो, ये सब रहने दो, कुछ मत करो। खाली आप इतना तो पता होगा कि क्या बोलते हैं जीएसटी का इनपुट होती है, आउटपुट होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटेंसी बुक से ही पढ़ लेना, वही इनफ है, खाली वही इनफ है, ये सब छोड़ दो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसटी का अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आपको अकाउंटेंसी में आपको इतना पता होगा, वो बना बना कर लिखाना, इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है जीएसटी। जीएसटी खाली ना अकाउंटेंसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये सब छोड़ दो। पेपर का टाइम आप खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो बस आप। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आपके इस चैप्टर की ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना दूंगा, जिसमें खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे, और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं पेपर में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस वो। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।